टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आई एम श्योर आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। एक नई सुबह, एक नया दिन और एक नया आगाज़। हम डेली अपनी अपने रूटीन पे जो है वो निकल पड़ते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो हम अपनी ज़िंदगी में कितनी मेहनत करते हैं। कभी ये सोच के कि हमें बच्चों को अच्छा लाइफस्टाइल देना है, बच्चों की पढ़ाई के हवाले से, अपने घर वालों का पेट पालने के लिए हम ज़िंदगी में तगो-दो करते रहते हैं। हालांकि कहीं ना कहीं हमें ये पता भी होता है कि मौत कभी भी आके हमें दबोच लेगी, लेकिन उसके बाद भी ज़िंदगी से जुड़ी जो हमारी ख्वाहिशात हैं वो कम नहीं होती। हमारी ख्वाहिश होती है कि हम अपना घर बनाएं, अच्छे से अच्छा घर बनाएं, या फिर अपने बच्चों की अच्छे मुस्तकबिल के लिए कुछ जमा कर लें, या फिर अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए अब्रॉड भेज दें। ये तमाम हमारी ज़िंदगी की ख्वाहिशात ऐसी हैं जिनको पाने के लिए हम भागते रहते हैं, हम मेहनत करते रहते हैं। लेकिन क्या हम ये जानते हैं कि कल किसने देखा है? हमें तो पता ही नहीं है कि कल क्या होगा। कोरोना के जो हालात आजकल मुल्क भर में या दुनिया भर में चल रहे हैं उनसे हम सब वाकिफ़ हैं। मैं सुबह ऐसी गाड़ी में जब आ रही थी ऑफिस, तो मैं न्यूज़ देख रही थी, तो मुझे देख के इतनी हैरत हुई। हैरत क्या, खैर पूरी दुनिया में ये चीज़ फैल रही है, लेकिन सिंध में 192 केसेस जो नया कोविड वायरस आया है उसके रिपोर्ट हो गए हैं एक दिन में। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 197 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, आप देख सकते हैं। और सिंगल डे में, एक दिन में, ये कितना बड़ा फिगर है। क्या अंदाज़ा हम लगा सकते हैं इस चीज़ का कि अभी तो 197 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और इनसे जो मज़ीद ये वायरस फैला होगा वो तो अभी हमें पता ही नहीं है। कितनी अमवात हो चुकी हैं। अल्लाह ना करे, हम नहीं चाहते कि वही वाला दौर दोबारा से वापस आए कि हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी हो, बेड की अवेलेबिलिटी ना हो। अगर इसके बरक्स हम अगर किसी पब्लिक प्लेस पे चले जाएं, हम मार्केट्स में चले जाएं, हम मॉल्स में चले जाएं या किसी रेस्टोरेंट में चले जाएं, तो वहाँ तो देख के लगता ही नहीं है कि भाई कोरोना की लहर अभी भी जो है वो पाकिस्तान में, हमारे मुल्क में, सिंध में मौजूद है। किसी ने मास्क पहना होता है, किसी ने मास्क नहीं पहना होता। अगर जिन्होंने मास्क पहना भी होता है तो बराए नाम पहना होता है, नाक से नीचे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, नाक से नीचे मास्क पहनने का फ़ायदा क्या है? इनहेल तो आप वायरस को कर ही रहे हैं। मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, बहुत बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी आप सबसे, प्लीज़ अपना ख्याल कीजिए, अपने घर वालों का ख्याल कीजिए। उनके लिए जिनको आप प्यार करते हैं, जिनके लिए आप सारी मेहनत करते हैं, ज़िंदगी की तगो-दो करते हैं, जिनको देख के आप जीते हैं या आपको देख के वो जीते हैं। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली। और जिस तरह हम यही बात कर रहे हैं इस वक्त, कोविड की एक जो नया वेरिएंट आया है, नई वेव आई दोबारा से, यानी 5वीं लहर पूरी दुनिया में आ चुकी है। अनफॉर्चुनेटली इंटरनेशनली हम ये भी देख रहे हैं कि कितनी सारी जो स्टॉक मार्केट्स हैं वो इसी डर और खौफ से अब अभी से अफेक्टेड हो चुकी हैं कि खुदा न खास्ता ये 5वीं लहर इस वबा की दोबारा से पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ना ले ले, जिस तरीके से पिछली 4 वेव्स में इसने अपनी लपेट में लिया है। साथ ही साथ अफ्रीकन ममालिक से फ़्लाइट्स को भी जो है मुनक़ता कर दिया है, और भी बहुत सारी डेवलपमेंट इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हो रही है। ऑयल प्राइसेस जो हैं वो अप्रैल 2020 के बाद अब डिक्लाइन की तरफ गई हैं। तो ये सारे हमारे सामने एक ऐसे कुछ फैक्टर्स आ रहे हैं जो कि हमें अलर्ट कर रहे हैं, रेड अलर्ट दे रहे हैं, और ये कि आपने अपना ख्याल रखना है। जी, और ये वायरस इतना ख़तरनाक है कि पहले तो चलें, फिर भी आपको एक सिम्टम्स फील हो जाते थे, आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते थे, टेस्ट की तरफ चले जाते थे। लेकिन अब जो ये नया वायरस आया है ये तो सडन रिएक्ट करता है ना, एकदम से आपको ऐसा लगता है आपकी बॉडी सीमेंट की हो गई है, ऑक्सीजन, आपको सांस नहीं आ रहा है। मसला यहाँ पे ये है वर्दा कि जो वेरिएंट्स आ रहे हैं वो ऑब्वियसली वो नई इंटेंसिटी के साथ और नए मजीद स्ट्रॉन्ग
स्ट्रॉन्ग साथ आ होते रहे हैं। चले जा तो रहे अब हैं। वैक्सीन जो बनी है वो पिछले वेरिएंट्स की बनी है। अनफॉर्चुनेटली ये एक अजीब सी ग्लोबल वॉर है जो कि हो रही है। मैन मेड वायरस था नहीं था, ये भी एक डिबेट है अब तक। साथ ही साथ एक और अहम इसमें चीज़ ये है कि हमने सिर्फ SOPs ही करनी है, इसी से हम लोग बच सकते हैं। हमने डिस्टेंस रखना है, हमने अपनी सफाई का ख्याल रखना है जिस तरह इस्लाम में सफाई निस्फ़ ईमान। साथ ही साथ हमने अपना जो मास्क है उसकी SOP को बरकरार रखना है। लेकिन एक और चीज़ ऐड करती चलूँगी यहाँ पे, एक्सरसाइज के दौरान बराए मेहरबानी मास्क ना पहने, क्योंकि हमारा जो प्रोसेस होता है इनहेल और एक्सेल करने का, जहाँ पे हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, वो प्रोसेस आपका कट डाउन ना हो। और मैं एक और चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगी, मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप सबसे कि वैक्सीन लाजमी लगवाइए। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानती हूँ जो सुनने में आता है कि वो लोग वैक्सीन से डरते हैं, अभी तक उन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाई है। तो बराए मेहरबानी वैक्सीन कराइए। हमारी गवर्नमेंट इतनी हेल्प कर रही है कि पब्लिक प्लेसेस पे उन्होंने वैक्सीनेशन सेंटर्स जो हैं वो बना दिए हैं। 50 साल से ज़ायद उम्र के जो लोग हैं उनको दोबारा से जो है वो वैक्सीन का वो बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। और जिन लोगों ने वैक्सीन बहुत पहले लगवा ली थी, अगर उनको 6 महीने हो चुके हैं तो वो भी दोबारा से जो है वो बूस्टर डोज वैक्सीन का जो है वो लगवा सकते हैं। तो प्लीज़ इसमें कोई ख़तरे की बात नहीं है, कुछ नहीं होता, कोई नहीं मर रहा, कोई नहीं जा रहा, किसी को कोई बीमारी लाहक नहीं हो रही है, सिर्फ ये आपकी सेफ्टी के लिए है। तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू एंड इट्स अ अपील कि आप खुद ही अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं और दूसरों को भी ये तो एक रिमाइंडर था वर्दा, एक सेहत के हैं। हवाले से SOPs को बरकरार रखने का एक रिमाइंडर था। लेकिन साथ ही साथ हम आपको आज के शो के हवाले से आगे करते चले कि हम आज एजुकेशन के ऊपर ज़रूर गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि एक ऐसा मौजू है जिसके ऊपर हम सबको एजुकेट होने की सख्त ज़रूरत है। हमें जानने की ज़रूरत है कि एजुकेशन में हम कहाँ लैक कर रहे हैं और क्या चीज़ें हैं जो कि हमें कवर करनी चाहिए और कैसे हम अपनी तालीम को जो है बरकरार रख सकते हैं और कैसे मजबूत कर सकते हैं। लेकिन एक और अहम मसला जिसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगी और हम प्रोग्राम में डिटेल बात करेंगे, वो है आपकी प्रॉपर्टी का मसला। जिस तरह हम कराची में देख रहे हैं इंक्रोचमेंट्स, अनफॉर्चुनेटली हम सबके लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वर्डिक्ट के बाद हम सब घबरा गए, खास तौर पर हम कराची वाले, कि कहाँ प्रॉपर्टी लें, कहाँ प्रॉपर्टी ना लें। प्रॉपर्टी लेते हैं तो ये मसले होते हैं जब NOC रिलीज होती है, KDA जो है अप्रूव होती है, MD अप्रूव होती है, दीगर इदारों की अप्रूव होती है, आखिर फिर क्यों 10 साल बाद हमें हमारे घरों से निकाला जाता है, हमें कहा जाता है कि आपके घर को हम गिरा देंगे। ये क्या है, इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे ताकि आप अवेयर हो सकें। और बाकी अल्लाह मालिक है और अल्लाह हिदायत दे हमारे पॉलिटिशियंस को भी कि ज़रा वो इस मुल्क के चेक एंड बैलेंस को देख सकें। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद प्रोग्राम का सिलसिला जारी रखेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक जनाब। आफ्टर द ब्रेक आप देख रहे हैं हमारा सेगमेंट रोशन राय, जहां हमारे पास एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। अरसलान फारूकी जो कि CEO हैं प्रैक्टिकल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के, और तलहा अनवर हमारे साथ हैं जो कि सीनियर एजुकेशनल एडवाइज़र हैं। अस्सलाम वालेकुम और वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। बड़ा ज़बरदस्त एनवायरनमेंट है और वाकई कई लोगों की इस शो के साथ मॉर्निंग जो है वो गुड मॉर्निंग और मुस्कुराती। थैंक यू सो मच, काफी वाइब्रेंट सेटअप है। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर दीज ब्यूटीफुल वर्ड्स। और तलहा के लिए मैं कुछ ऐड करना चाहूँगी कि हम दोनों ने अपना जर्नलिस्टिक करियर का आगाज़ एक साथ किया 2017 में और बहुत अच्छा लगा। आज दूसरी बार आपको मैं इंटरव्यू कर रही हूँ और साथ में आपको भी इंटरव्यू करके आई एम श्योर हम अपने व्यूअर्स को बहुत सारा कंटेंट देंगे इन्फॉर्मेटिव। एग्जैक्टली, हमारी कोशिश होगी कि हम अपने व्यूअर्स को जो है मजीद नॉलेज दे सकें। जो आजकल बच्चों में मैं कहूँगी कि हमारे नौजवान जमाई नस्ल है उसमें थोड़ा सा आजकल ये बहुत ज़्यादा रुझान बढ़ गया है बाहर ममालिक में जाके पढ़ाई करने का, तो इसकी वजह क्या है? एग्जैक्टली हिट आपने वहीं पे किया है जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर इस वक्त पाकिस्तान में समझा जा रहा है। इसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं। पहले फैक्टर से मेरा ख्याल है हम सब जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं वो एग्री करेंगे कि पाकिस्तान में तमाम चीज़ें बेहतर होने की एक गुंजाइश बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। जो एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है बहुत ज़्यादा है। तो हमारा जो भी एक ग्रेजुएट है उसको एक बेटर लाइफस्टाइल चाहिए, उसको एक बेटर जॉब चाहिए, एक बेटर सेटलमेंट का एक रास्ता चाहिए जो उसको नज़र नहीं आ रहा। जो बड़ी उम्मीदें होती हैं हर हुक्मरान, आप पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देखें, हर हुकूमत ने कहा कि हम एजुकेशनल रिफॉर्म्स लेकर आएंगे और कभी कुछ कहाँ नहीं है हुआ, वो एजुकेशनल रिफॉर्म्स नजर नहीं है। अभी भी नेशनल ओवरऑल एक लेवल के ऊपर आप देखें कि कितनी डिबेट हुई अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान, उसको तमाम सूबों में एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। तो इसमें एक स्टूडेंट कहता है कि मुझे तो वो पढ़ना है जो इंटरनेशनल मार्केट में एक्सेप्टेबल हो ताकि मैं इंटरनेशनल मार्केट में जॉब कर सकूं, ताकि मैं पाकिस्तान को बेहतर कर सकूं। जब मैं रेमिटेंसेस यहाँ पे भेजूं तो मेरा मुल्क भी ग्रो करे, मेरी फैमिली भी ग्रो करे, मैं भी ग्रो करूं।
वर्ता मैं आपको आज का अगर मैं आपको सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट और सुसाइडल रेट बताऊं और उसकी रूट्स पर अगर आप जाएं ना तो आपके सामने सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। हर साल पाकिस्तान में 13,000 से 14,000 लोग सुसाइड कर रहे हैं, जिसमें 13% जो रेशो है वो मर्द हजरात का है, क्योंकि मर्द हजरात पर कमाने का बोझ उनके ऊपर है। तो यही उस प्रेशर को लेने से पहले नौजवान सोचता है कि अगर खुदा ना खास्ता मैं यहाँ तक पहुँचूँ, इसलिए मैं पहले ही अपनी तालीम को बेहतर करूँ, जितने रिसोर्सेज हैं उन सबको मिलाऊँ और पाकिस्तान से बाहर जाके पहला मेरा सवाल आपसे यही कि इसकी वजह क्या है? क्या हमारी कोर्स आउटलाइन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जिसकी वजह से हमें बाहर मालिक में एक्सेप्ट नहीं किया जाता, या बच्चे बाहर मालिक जाके पढ़ना चाहते हैं? क्योंकि अगर देखा जाए तो बेसिक एजुकेशन जो है वो कहते हैं जितनी हमारे पाकिस्तान में अच्छी है वहाँ वो बाहर मालिक में भी नहीं है इतनी बेसिक एजुकेशन की बात करें। लेकिन अगर हायर स्टडीज़ की आप बात करें तो फिर लोग बैरून मुल्क जाना जो है वो प्रेफर करते हैं। वर्दा, आप मुझे बताएं कि कायद आज़म ने कहाँ से पढ़ा था? डेफिनेटली अल्लामा इकबाल ने कहाँ से पढ़ा था? बाहर से। ठीक है, उसका रीज़न है, मैं अपने पॉइंट को जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा। उस वक्त पाकिस्तान बना ही नहीं था, उस वक्त हिंदुस्तान था। अब तो बन गया, 70-75 साल हो गए। यही बात अब वो जामियात कहाँ है? देखें, यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग्स होती हैं जिसका एक पैमाना होता है। QS रैंकिंग बनती है और उस QS रैंकिंग के लिए ज़रूरी होता है कि आपकी यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, फैसिलिटीज़ क्या है, रिसर्चेस क्या है, PhD स्कॉलर्स क्या है। तला दोबारा यही से आप कंटिन्यू कीजिएगा। मैं यहाँ पे चाहूँगी कि सर आप भी इसमें ऐड कर दीजिए कि जो हमारा करिकुलम है वो अनफॉर्चुनेटली इतना वीक है। रिफॉर्म्स की बात करते हैं, प्रिवेंशन लेवल के ऊपर वो होते नहीं हैं। उसके अलावा HEC खुद अपना किरदार अदा नहीं कर रही, इंडिविजुअल कैपेसिटी में यूनिवर्सिटी अपना किरदार अदा नहीं कर रही। कैसे होगा सब? अच्छा देखें, इसमें कई फैक्टर्स हैं। एक तो फैक्टर हमारा वो है जो सदियों से चला रहे हैं यहाँ पाकिस्तान में, ब्रेन ड्रेन जिसको कहते हैं। एक बच्चे अक्सर क्या होता है मिसगाइडेड भी होते हैं इस चीज़ में। एक दूर के ढोल सुहाने का भी एक कॉन्सेप्ट चलता है साथ साथ। सही। थकी हुई यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेते हैं बाहर, ठीक है, आईवी लीग्स नहीं होगी मैं भी इस पे आ रही वो, यूके की यूनिवर्सिटी वो C9 ऐसी होगी जो नहीं होगी, 3rd IV 4th लेवल की यूनिवर्सिटी, जिससे बेहतर हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। लेकिन इस टाइम होगा कि बाहर क्यों? यही क्योंकि उनके फादर्स ने जोर लगाया हुआ है कि बच्चा बाहर पढ़ के आएगा। वो जब बाहर से पढ़ लेगा, ठीक है, अच्छा इंटरनेशनल करिकुलम भी पढ़ लेगा, नॉट बैड, ठीक है, वापस आके जब वो जॉब मार्केट में जाएगा तो वो यही चीज़ आ जाएगी कि चूंकि IB alums आर कंसिडर्ड हायर देन दोज 3rd लेवल यूनिवर्सिटीज़, वो यहाँ मार खा जाएगा। वो कहेगा कि ये मैं कहाँ से पढ़ के आ गया, क्योंकि मुझे बस बाहर पढ़ने का शौक था और मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मैं पढ़ने क्या जा रहा हूँ। ये एक हो रहा है। सेकंड चीज़ क्या हो रही है, जिन बच्चों के एडमिशन्स यहाँ अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं हो रहे वो बाहर जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा एक सेक्टर है जो लोग काउंट नहीं कर पाते। कहने को तो मेरा बच्चा बाहर पढ़ रहा है, लेकिन जब वो कहाँ पढ़ रहा है वो यूनिवर्सिटी जब अंदाजा होता है रैंकिंग में भी नहीं होती वो, और वो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ लेंगे तो बड़ी बात होती है। मैं एक चीज़ ऐड करूँगी, जिस तरह आपने बात की बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मैं जो है हर यूनिवर्सिटी की इंडिविजुअल कैपेसिटी में पाकिस्तान की रैंकिंग चेक करी थी। मैंने जब लम्स और IVA की चेक की, आई वाज सरप्राइज्ड, वो भी इतनी अच्छी नहीं थी। उसका देखिए जिस तरह हम C9 लीग या IV लीग की बात करते हैं, तो उसमें जब हम कंपेयर करते हैं वो शॉर्ट कि हम जिसको बोलते हैं कि लम्स IVA, देखिए उसका भी बड़ा रीज़न ये है कि IB लीग 100 साल और प्लस प्रेस्टिजियस ओवर द इयर्स उन्होंने अपना एक सिस्टम, उनकी रैंकिंग बेहतर हुई। उनके पीछे एक अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम जो सब वर्ल्ड्स बेस्ट, यूके का है, अमेरिका का है, दो हैं। सिमिलरली आप कैम्ब्रिज, LSE, ऑक्सफोर्ड की तरफ आ जाएं यूके में, तो उनके पीछे भी एक रिच हिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट, इंटेलिजेंसिया, एकेडमिक्स, ये सब मिल के उन यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग बनी। हमारा मुल्क ये भी बड़ी गनीमत है कि हम यहाँ तक आ सके कि कराची यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, IB alums, GIK, इस तरह की NAD, कराची यूनिवर्सिटी भी सबसे लास्ट में रैंक करी थी, एटलीस्ट थी, लेकिन मैंने अब क्या है कि रैंकिंग्स और उसका रीजन क्या है एग्जिस्ट करने का? देखिए रैंकिंग्स रैंकिंग्स कम ज़रूर है, लेकिन ग्रेजुएट्स कम नहीं है, क्योंकि मैं बाहर रहा भी हूँ, बहुत इंटरेक्शन हुई है मेरी लोगों से। कमिंग बैक टू द पॉइंट कि करिकुलम कैसे रिवाइज होगा, नोबडी इज विलिंग, ना गवर्नमेंट करेगी, ना कर रही है, ना चाह रही है वो, साथ में यूनिवर्सिटीज अपना रोल नहीं प्ले करी, HEC प्ले नहीं करी, सब ब्लेम गेम कर रहे हैं। दुरुस्ती की कैसे होगा? उसमें भी ये है कि करिकुलम कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ने ज़रूर अपडेट किया है अकॉर्डिंग टू द, नहीं कर रहे 2016 में हमने जर्नलिज्म किया है, वो उस नहीं, ये तो कराची यूनिवर्सिटी की बात हो रही है ना। नहीं, मैं जनरली प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात कर रही हूँ, वही रिवाब। मैं एक और यूनिवर्सिटी का, आई एम नॉट नेमिंग द यूनिवर्सिटीज, उसका करिकुलम वो भी वही है। अब ब्रेक आ गया हमारे पास, इसके ऊपर मैं आपसे जानूंगी और तला से भी बात करेंगे इसी मौजू के ऊपर। बहुत ही इंटेंस गुफ्तगू हो रही है, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, आफ्टर शॉर्ट ब्रेक।
जी जनाब, वापस आ गए हैं हम ब्रेक से, और ब्रेक पे भी हमारी इतनी जो है वो डिबेट चल रही थी कि यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर, करिकुलम्स के ऊपर, कि हमें लगा ही नहीं, पता ही नहीं चला ब्रेक कहाँ चली गई। तो वापस आते हैं, हम कंटिन्यू करते हैं जो सवाल आपसे किया था अलवीना ने। जी, करिकुलम के हवाले से आप बताए थे कैसे अपग्रेड होगा। देखिए, इसका तरीका क्या होता है कि यू नीड टू इंगेज द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। पहला तो ये रेड टेपिज्म खत्म होनी चाहिए कि फला थोड़े से पैसे भी बढ़ा दे लेक्चरर्स और प्रोफेसर, पैसे बढ़ना ज़रूरी है, ताकि अच्छे लोग क्योंकि आएं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ मैं जिनको जानता हूँ, जहाँ से मैं पढ़ा हूँ, उनके यहाँ क्या है कि दे इंगेज PhDs फ्रॉम फॉरेन क्वालिफाइड PhDs। वो अपना एक एक्सपीरियंस लेके आते हैं। अच्छी यूनिवर्सिटीज़, येल की बात कर रहा हूँ, हार्वर्ड की बात कर रहा हूँ, आप समझ लें स्टैनफोर्ड की बात हो रही है, वो वहाँ से जो एक्सपीरियंस लेके आते हैं वो आप लोकल यूनिवर्सिटीज़ में लेट देम कम एंड बी पार्ट ऑफ योर करिकुलम मैनेजमेंट टीम। ठीक है, ये वाहिद तरीका है जिससे आप ये कर सकते हैं। फिर आपके पास अपने एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर अताउर रहमान है, परवेज हुड बॉय, इस टाइप के एजुकेशनिस्ट हैं जिनको अगर आप यूज़ परवेज करें। हुड बॉय की भी आपने बात कर दी सर, उनसे तो बहुत ज़्यादा इख्तिलाफात है। वो ज़रूर है, मुझे conspiracies भी बहुत उनसे है। और बहुत से मामलों में वो इख्तिलाफात तो एक अलग एक हैं, बट एज एन शुरू हो एकेडमिक जाएगी। आई थिंक कुछ ब्रेन्स हमारे पास हैं ऐसे। आप जावेद जब्बार को इन्वॉल्व करें, देयर आर इंटेलेक्चुअल्स इन योर ओन मार्केट जो कि अगर आपके बोर्ड पे या पैनल पे आते हैं, दे कैन डू वंडर्स। आपको एग्जांपल देता हूँ, IBA के डीन डॉक्टर इरशाद हुसैन जब बने थे, ठीक है, मैं उससे पहले ग्रेजुएट हुआ था IBA से। डॉक्टर इरशाद हुसैन वाज एन इकोनॉमिस्ट, इज स्टिल एन इकोनॉमिस्ट, वेल रिनाउंड और एक सीजन्ड इकोनॉमिस्ट है। ठीक है, उन्होंने आते ही क्या किया, उन्होंने IBA की क्वालिटी और स्टैंडर्ड्स पे काम करना शुरू किया, फंड्स जनरेशन पे काम शुरू किया। उन्होंने ये नहीं किया कि बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा ही है, ज़बरदस्त। लेकिन उन्होंने क्या किया कि अपने सारे एलुमनाई, दुनिया भर के एलुमनाई को एंगेज किया, सही। फंड जनरेट किए, कैंपस पे लगाए, वर्ल्ड क्लास कैंपसेस कराची में रहते हुए बिल्ड कर लिए, सिटी कैंपस एंड कराची यूनिवर्सिटी कैंपस। सही। साथ में उन्होंने शर्त लगा दी कि PhDs को इन्वॉल्व करेंगे उनके डिपार्टमेंटल हेड्स की पोजीशन पे, और अपनी जो टीम है, जो एग्जिस्टिंग टीचर्स हैं, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग शुरू की। हाउ दिस सेंड देम अब्रॉड, उनको भेजा अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में 6 महीने का कोर्स करके आ जाएं, 1 साल का कोर्स करके आ Fellowships जाएं, करवाएं। फेलोशिप्स करके आई। वो आए वापस सिस्टम में, आके उन्होंने अपने ही सिस्टम तो को यानी आप ये कह रहे हैं कि ये बेड़ा यूनिवर्सिटी ने खुद उठाया, इसीलिए ये अपनी ये कोई रैंकिंग गवर्नमेंट फंडेड जस्टिफाई कुछ नहीं कर था, पाया। IBA ने भेजा, वापस बुलाया और उनके सिस्टम का हिस्सा बना। लेकिन बेहतरी आई ना, बेहतरी आई, बेहतरी आई ना। बेहतरी इसी तरह से। जब लिया तो आई। ये चीज़ individual अगर capacity- पॉइंट तो गवर्नमेंट वही हो गया कि बाहर ही भेजना तो पड़ा ना। मतलब पाकिस्तान में जावेद जब्बार होने के बावजूद, पाकिस्तान में अताउर रहमान होने के बावजूद, पाकिस्तान में इस वक्त जो सोसाइटी बनाई न्यू गवर्नमेंट ने कि जी हम करिकुलम को डेवलप करेंगे, परवेज़ हुड भाई पे आपने कहा कि उस पर तो इख्तिलाफात हैं, इन्होंने कहा मुझे भी इख्तिलाफात हैं। तो जब तक इख्तिलाफात रहेंगे, उस करिकुलम को डिज़ाइन करके आप अपने बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे। लेकिन वो पाकिस्तान में ब्रेन सबसे पहले आपका आपको पूरा एक्सेप्ट एक करना ब्रेन पड़ेगा। डेवलप करना, इस वो भी वक्त- एक इस बहुत वक्त बड़ा जो सोसाइटी मसला है। बनी, जिसने करिकुलम डेवलप किया, उसमें USA से करिकुलम डेवलपमेंट की डिग्री होल्डर खातून शामिल हैं। उसमें हमने जो हमारा एक बहुत बड़ा तबका जो मदारिस में पढ़ता है, उनके भी जो लोग हैं वो शामिल Consensus हैं, है। ताकि वो सब, फिर उसके बावजूद पाकिस्तान में करिकुलम यूनिफॉर्म नहीं हो अच्छा, पा रहा। दोबारा से यूनिफॉर्म करिकुलम की आप बात करें तला, तो फिर इसमें दोबारा ये बात बहुत अहम है, जिस तरह अरसलान कह रहे हैं कि IBA ने इंडिविजुअल कैपेसिटी में खुद अपना काम किया, तो अलविदा हर आप अपनी यूनिवर्सिटी नहीं कर इंडिविजुअल रही। कैपेसिटी में काम कर लीजिए, मैं अपनी इंडिविजुअल Exactly, कैपेसिटी में वो कर तो- लेता हूं। लेकिन बात तो वही तो आ as a जाए कि nation, चीज़ें तो as a हम nation सब कुछ नहीं कर कुछ भी नहीं पाएंगे हो ना पाएगा, फिर। कुछ भी नहीं हो मैं पाएगा ये as कह a रही हूँ कि nation। लेकिन हर इंडिविजुअल कैपेसिटी में अगर ये यूनिवर्सिटीज कर लेती हैं तो फिर बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं कर रही। मैम, फिर देखिए ना, गवर्नमेंट भी अपनी आप- रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें नहीं कर रही, आपका- इसमें पूरी आपका क्या HEC नहीं कसूर कर है रही। कि आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं वो कोई इंडिविजुअल स्टेप नहीं ले रहा, इसमें आपका क्या कसूर है? मैं इस पे भी बात करना बिल्कुल। चाहती, लेकिन हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं, याहिया कराची से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, आप दोनों को बहुत सलाम हो। वालेकुम सलाम, थैंक्स वालेकुम फॉर कॉलिंग अस्सलाम। अस वंस अगेन याया। थैंक यू। याया, कुछ बात करना चाहेंगे आप? जी, पहले तो अपने दोनों मौजूद मेहमानों को सलाम करना चाहूंगा। देखिए, हमारी प्रॉब्लम है कि हमारे पास एजुकेशन हमारी प्रायोरिटी नहीं है। जब कॉमन बच्चे को अच्छी एजुकेशन नहीं मिलेगी ना, जब तक कौम तरक्की नहीं कर सकती। मेरा सवाल इनसे ये है कि देखें, हमारे यहाँ जो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन है एक तो बहुत हाई लेवल का हो गया है, जिसमें एक बहुत क्लासिफिकेशन होगी। इसको इस क्लासिफिकेशन कैसे खत्म और क्लेमराइज हो गई एजुकेशन। दूसरी बात ये कि अगर आपके पास जो टीचर्स होते हैं, वो टीचर्स की आपके पास ट्रेनिंग की क्या कैपेसिटी है? जो टीचर्स है उसका स्किल होता है कम्युनिकेट टू द स्टूडेंट, लेकिन वो टीचर्स और स्टूडेंट का गैप है वो सिर्फ वो नोट्स की बुनियाद पे होता है। वो प्रैक्टिकल जहां से भी नोट्स ले लेते हैं। यकीनन आपका इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा है, आई नो दैट, बड़े आउटस्टैंडिंग मार्क्स बच्चों के आते हैं, लेकिन आपके पास टीचर कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए क्या मेजर्स हैं? ये मेरा सवाल है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो Thank मच you, याया याया। फॉर कॉलिंग। थैंक यू जी। देखिए, मैं वही बात पे आऊँगा कि पहले तो एक सेक्टर्स को डिफाइन करना ज़रूरी है। प्राइवेट स्कूलिंग सेक्टर एक है गवर्नमेंट सेक्टर। ठीक है, गवर्नमेंट पे तो कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि
we have worked as part of a Pakistan Academic Consortium. I have worked with the government as well. फेडरल गवर्नमेंट कुछ हद तक कर रही है, एसएनसी की टीम से मिला हूँ मैं, उनके साथ हमने थोड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग भी की है, बाहर से लोगों को बुलाया गया है। फिर कहूँगा लोग बुरा कहते हैं, लेकिन इमरान खान का विजन मैंने करीब से देखा है। आई हैव वर्क विद हिज टीम, प्योरली ऑन मेरिट लोगों को लाया गया बाहर से और उस पर काम किया गया। ज़रूरी है कि इम्प्लीमेंटेशन में इश्यूज आ रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत बड़ा सिस्टम लेके लाना चाह रहे हैं। इससे पहले किसी गवर्नमेंट ने इतना सिंसियरली काम नहीं किया। आलमीन अथॉरिटी भी एस्टेब्लिश कर दी है, बहुत जल्द उसको भी ऑपरेशन कर देंगे, तो उसमें भी स्कॉलर्स को एंगेज करना और करिकुलम के ऊपर काम करना है। आप हर सेक्टर को लेके चल रहे हैं, माइनॉरिटी से लेके हर किसी की सेंसिटिविटीज को लेके चला जा रहा है, तभी दैट्स व्हाई इट्स टेकिंग टाइम। लेकिन मेरा एक सवाल यहाँ पे है, तो हम तो उसकी करिकुलम की बात करें, लेकिन अगर लोग बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं तो उनके पास पैसा कहाँ से आ रहा है? इतना पहले मुझे ये बताएं सीरियसली। जहाँ हम पूरी डिबेट का अगर हम कह रहे हैं कि चलें, ये बात हो गई कि इंडिविजुअल स्टेप उठा रहे हैं, ये चलें कुछ तो कर रहे हैं, बेहतरी के लिए ही कर रहे हैं, लेकिन जो लोग बच्चे बाहर जाकर पढ़ने के ख्वाहिशमंद हैं, गरीब हैं, आवाम के पास पेट्रोल के लिए काफ़ी है, गुर्बत हो रही है, पैसे नहीं है, इनकम नहीं है, सुसाइडल केसेस हो रहे हैं जैसे आप बता रहे हैं, लेकिन फिर भी ये ख्वाहिशात कि हम बाहर जाके पढ़ें, भले से आप बाहर जाके किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में पढ़ें जैसे हमने स्टार्ट में कहा जिसकी रिकॉग्नाइजेशन कोई भी नहीं है, लेकिन फिर भी बस आपका नाम है कि आपने बाहर जाके पढ़ा। अच्छा बता, देखिए मैं इसमें थोड़ा सा क्लियर करूँ कि ये बड़े दुख के साथ मैं आपको ये वाली बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में जो एक कैपेसिटी है, जो एक बाइंग पावर है, वो हर्ट हुई है, और जिसमें पेंडेमिक भी रहा, जिससे पहले भी कुछ पॉलिसीज़ ऐसी रही हैं। मसला ये नहीं है कि जो न्यू जनरेशन है वो बाहर जाना चाह रही है ज़्यादा। बड़े गौर से सुनिएगा, जो हमारी और हमसे पुरानी जो जनरेशन है, हम चाह रहे हैं कि बाहर चले जाएं, क्योंकि हमें नज़र आ रहा है कि इनके साथ क्या होने वाला है अगर ये पाकिस्तान में रहे, या हमें नज़र आ रहा है कि जो हमें, आप बात कर लेना, आप कनाडा की बात करें, आप यूएसए की बात करें, आपने दुनिया घूमी है, कनाडा के जो लोग हैं पेंडेमिक के दौरान उनको कहा आप घर से मत निकलें, 1500 कैनेडियन डॉलर्स हम आपको देंगे। रियासत मदीना कनाडा है, यूएस में भी हुआ, रियासत मदीना पाकिस्तान है या कनाडा है? तो जब मुझे नजर आएगा कि मुझे हमारे पास नहीं है, तला हमारा लेवल देखिए और उनका खाली स्टडीज की बात करें, लेकिन हमें आपकी लिविंग लाइफस्टाइल हो गई ना, बहुत सारी चीजें। अच्छा तला एक ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद आपने दूसरी दफा मुझे ब्रेक लेने के लिए मेरे साथ यहाँ पे मैं क्या करूँ, ये मैं बदनाम हो रही हूँ, लेकिन ये ब्रेक तला का फ्लो ऑफ थॉट खत्म हो जाता है। ठीक है, फोकस आउट हो जाता है। लेकिन तला आप खुद इस प्रोफेशन से रह चुके हैं और शायद दोबारा वापस जल्द आए, तो अब मैं वापस लग रहा है मैं 3 एंकर्स के साथ बैठा हूँ। जी वेलकम। मुस्कुराती मॉर्निंग में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। और जितने नाजरीन हमें देख रहे हैं, कुछ देर हो चुकी है कि वो मुस्कुरा रहे हैं, खूबसूरत खूबसूरत चेहरे देख के। डेफिनेटली आई एम टॉकिंग अबाउट दी परमानेंट होस्ट जो इस प्रोग्राम को लेकर चलते हैं। जगह दी है अपनी, थैंक यू सो मच। आजकल कोई अपनी जगह नहीं देता, कोई अपनी कुर्सी नहीं देता, और आपने इतना होल हार्टेडली कहा कि जी हम वेलकम करते हैं आप। नहीं, आपके हमने कहा शिकायत दूर कर दें कि हम हमेशा ब्रेक पे चले जाते हैं और इनकी बात भी हम मुकम्मल सुन लेते हैं। मैं बेसिकली कहना ये चाह रहा हूँ कि आज जो ऑडियंस हमें देख रही है, जो आपका प्रोग्राम देखते हैं, उनके लिए क्या पैगाम है कि वो किस बात को लेके थोड़ा सा खुश हो सकते हैं। कि सबसे पहले तो मैं एक बहुत बड़ी न्यूज़ आज की आपको दे दूं कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अपनी स्टडीज़ को ऑस्ट्रेलिया में कंटिन्यू करना चाह रहे थे। कुछ स्टूडेंट्स ऑनलाइन पढ़ रहे थे और वीज़ा भी अपने पास रखते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया ने अनाउंस कर दिया कि 15 दिसंबर से इंटरनेशनल बॉर्डर्स आर ओपन। आप फ्लाई वहाँ पे कर सकते हैं और अपनी क्लासेस को फेस टू फेस स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़, वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी एडमिशन नहीं लिया, ओ लेवल्स, ए लेवल्स या इंटरमीडिएट अपना कंप्लीट किया है, उनके लिए 75% तक स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं ऑस्ट्रेलिया में। सिडनी, मेलबर्न, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, पर्थ, जहाँ पर आप वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ भी सकते हैं उनके करिकुलम को। और मैं आपको बड़ी वर्दा और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता दूं, क्योंकि अक्सर पाकिस्तान में जो डिग्री और करिकुलम का डिज़ाइन है, बैचलर्स आप कंप्लीट करते हैं 4 ईयर्स में, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में अगर आप बैचलर्स करते हैं तो वो आप 3 ईयर्स में कंप्लीट कर लेते हैं। तो आप प्रोफेशनल लाइफ में ज़रा जल्दी आ जाते हैं। और यूके में भी जो बैचलर्स है वो 3 ईयर्स का होता है। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त सा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, आप लोगों की जो एक डिस्कशन हो रही थी कि हम उस डेस्टिनेशन को चूज़ कैसे करें, या हमने जो डिग्री पढ़नी है वो डिसाइड कैसे करें। कुछ लोग, बहुत आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि कुछ लोग रैंकिंग नहीं देखते और बस वो चले जाते हैं, फिर उसका जो खमियाजा है वो उन्हें बाद में भुगतना पड़ता है।
मैं आपको ये बता देता हूँ कि आज क्योंकि डिजिटलाइजेशन हो चुकी है, स्टूडेंट कोई भी यूनिवर्सिटी देखता है ऐसे तो नहीं वो जाता। असल में आपकी जो सर्चेज है ना वो बड़े मैटर करते हैं। अगर आप गूगल पे ये सर्च करें चीपेस्ट यूनिवर्सिटी इन ऑस्ट्रेलिया तो आपको लोएस्ट रैंक Lowest ranking यूनिवर्सिटी ही मिलेगी। मिलेगी। अगर आप लिखेंगे कि अच्छी रैंकिंग वाली यूनिवर्सिटी तो आपके पास बहुत या अच्छे किसी नाम आते अपने हैं। सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है जो आपने गोल सेट किया हुआ है उसके मुताबिक करें, फिर आपको देखिए मालूम होगा। हमेशा यूनिवर्सिटी की एक तो ओवरऑल रैंकिंग होती है और एक कोर्स वाइज रैंकिंग होती है। कोर्स वाइज अगर एग्जैक्टली। हम ऑस्ट्रेलिया की रीजन्स की बात कर लें तो एडिलेड में आपके पास फ्लिंडर्स यूनिवर्सिटी है जिसकी रैंकिंग और जिसकी लोकेशन बड़ी अच्छा इंपॉर्टेंट है। तला इसको जरा मजीद इलाबरेट कर लीजिएगा, लेकिन अरसलान आप यहाँ पे कुछ ऐड करना चाहेंगे मैं अरसलान यूनिवर्सिटी से- की डेस्टिनेशंस की जब हम बात करें? फॉर इंस्टेंस मेरा कोई पर्टिकुलर गोल है, मैं यूएस या यूके नहीं जाना चाह रही, कनाडा ऑस्ट्रेलिया, तो मैं किसी ऐसे मुल्क को चूज करूँ एज ए डेस्टिनेशन और ऐसे सब्जेक्ट को जो मेरा इंटरेस्ट है और वो उस टॉप यूनिवर्सिटी की, तो कैसे किया जाए ये? देखिए वही वाली बात है, वर्ल्ड इज़ अ ग्लोबल विलेज राइट नाउ एंड यू हैव ऑनलाइन एक्सेस टू अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज। तला ने जैसे बात की कि इट मैटर्स कि आपने सर्च क्राइटेरिया क्या रखा है। अब जो कॉमन मैन ऑन द स्ट्रीट है उसको सर्च का तरीका भी नहीं आता क्योंकि यहाँ पे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इतनी हो गई है कि वो आपको बिल्कुल मतलब कहना नहीं चाहिए, कुछ यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको वर्ल्ड टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़ में ले जाते मैं हैं समझ गया अचानक। आप कहाँ बिल्कुल इशारा आप कर रहे हैं। नंबर 1 यूनिवर्सिटी नंबर यूनिवर्सिटी जिसके बड़े फ्लायर्स लगे थे और बड़ा जी, जी, शहर ठीक भर है, में बस- लगा बस वो नाराज़ हो था। और मेरे जाएंगे। पास बहुत से लोगों ने कॉल्स की थी कि क्या हम बच्चे को यहाँ करा दें। मैंने कहा आपने फला फला यूनिवर्सिटी को कंसिडर किया? नहीं नहीं, उसकी रैंकिंग टॉप पे है। रैंकिंग टॉप पे। दिस इज हाउ इट इम्पैक्ट्स द ह्यूमन साइकी। नहीं, लोग समझते नहीं है, रिसर्च नहीं करते, बस Exactly. जो अब दिख रहा एक मैगजीन है उसके ऊपर। है, एक मैगजीन है, उसने उस यूनिवर्सिटी से पैसे लिए और उसने कहा हम आपको वर्ल्ड रैंकिंग में ले जाएंगे और 10 चीज़ें उसमें ऐड करके उन्होंने उसको पोर्ट्रे कर दिया कि it has- commercialize भी बहुत हो टीचर्स गई का जो वो नहीं तरीका है होगा वो obviously. बहुत low है। Commercialize भी कर दिया क्वालिटी है ऑफ ना ग्रेजुएट्स जब हम एज एन एम्प्लॉयर जब हमारे पास लोग आते हैं वो क्वालिटी ऑफ ग्रेजुएट्स पहले इंटरव्यू में पता चल जाता है कि इसके अंदर कैलिबर क्या Caliber क्या है। है। दिस ब्रिंग्स मी द टॉपिक के लोकल ग्रेजुएट्स जो है यहाँ पे रहते हुए फेल क्यों होते हैं। ठीक है, एक बड़ी एक सेक्टर Sector है है। क्योंकि उसमें बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। जब आप यूनिवर्सिटी के 4 साल या 3 साल गुजारे, 5 साल गुजारे, हमारी यहाँ अनफॉर्चुनेटली बहुत कम यूनिवर्सिटी हैं जिसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट में काम होता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम होता है। ग्रेड्स आप 3.8, 3.9, 4 GPA उठा लेंगे, 6 सेमेस्टर 8 सेमेस्टर में आपने जो है वो ज़बरदस्त एस कर लिए सारे, मेडल्स मिल गए आपको, रिकग्निशन मिल गई आपको, ऑनर रोल पे आ गए, ये सब चीज़ें हो गई उस स्टूडेंट के साथ। अब वो एक्सपेक्ट करेगा कि मैं निकलते ही किसी मल्टीनेशनल में, किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में मैं प्लेस हो जाऊँगा या हो जाऊँगी। ठीक है, लेकिन जब वो इंटरव्यू के लिए गई या गया, वहाँ पर इंटरव्यू में वो बच्चा फेल हो गया क्योंकि उसको जो इंटरव्यू पैनल है उसको फेस करना नहीं आता था, अपनी बात को कम्युनिकेट करना नहीं आता था। ये हमारी इशू है कि स्किल सेट पे बच्चे काम नहीं कर रहे या यूनिवर्सिटीज़ काम नहीं करवा रही। सॉरी टू इंटरप्ट यू उस्मान भाई, यही वो पॉइंट है जो मैं चाह रहा हूँ कि आज हमारी ऑडियंस तक पहुँचे कि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ ने अपने कैंपस में करियर डेवलपमेंट सेंटर्स कायम किए हुए हैं जहाँ पर वो उनको CV बिल्डिंग से लेके इंटरव्यू प्रिपरेशन, हाउ टू सीक अ जॉब और कैसे आपने वहाँ जाके परफॉर्म करना है, क्योंकि अक्सर पाकिस्तानी स्टूडेंट को आइडिया नहीं होता कि वहाँ पर मुझसे इंटरव्यू कैसे हो सकता है, तो वो उसको तमाम चीज़ें सिखा भी रहे होते हैं और उनकी पार्टनरशिप्स होती हैं। हमारी यूनिवर्सिटी कहती है कि हमने आपको डिग्री दी हमारी बला से, हमने जिम्मेदारी नहीं, लेकिन अरसलान इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज का तो जो इंटरव्यू होता है, यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू, वो इतना खतरनाक होता है जो कि यहाँ पे आप हैं वो देखें आपसे कहती हैं कि हमारा जो ग्रेजुएट एम्प्लॉयबिलिटी रेशियो वो 95% एंड अबव है, जिसका मतलब कि उनकी पार्टनर से पहले ही एसोसिएशन है कि मेरा ग्रेजुएट है, आपको अंदाजा होना चाहिए कि मैंने कैसा ग्रेजुएट प्रोड्यूस किया। लेकिन फिर भी मेरा आप दोनों से सवाल है कि इंटरनेशनली अभी भी हम पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रेफर क्यों किया जाता है? उनको देखिए दोनों हाथों से हमारे वैसे स्टूडेंट्स किया जो है ना स्ट्रीट स्मार्ट होते पाकिस्तानी हैं। स्टूडेंट्स बहुत स्मार्ट होते हैं। हमारे स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं, पैम्पर्ड नहीं होते। ज़्यादातर बच्चे जो स्पेशली जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी से पढ़ के जाते हैं, पॉइंट्स में धक्के खा खा के, इंजीनियरिंग और मेडिकल के फिर स्टूडेंट्स ज़्यादा। यूनिवर्सिटीज़ की पॉलिटिक्स को देखते देखते NED कराची यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने स्टूडेंट पॉलिटिक्स भी देखी है, वहाँ पे तंजीमों को भी देखा है, वहाँ पे उनकी फंक्शनिंग भी देखी है, डिपार्टमेंट में जो पॉलिटिक्स चल रही होती है उसको भी फेस करते हैं, रफ एंड टफ होते हैं, पैम्पर्ड ज़्यादा नहीं होते। एथनिसिज्म, हर चीज़ फेस करते हैं। ठीक है, और फिर वो पक्के होके निकलते हैं। अब वो दुनिया में हर जगह और वो CR की भी बहुत सारी चीज़ों को एग्जैक्टली नहीं, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप ये चीज़ भी मेंशन करें, जैसे जो आपने मुझे ब्रेक में मेंशन की थी कि अगर आपने भी NED से पढ़ा है, लेकिन जी। अभी भी अगर आप जाके गोरों के साथ भी है, जो लोग बाहर की यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं, आपको उनसे ऐसा कुछ फील नहीं कोई होता कम कि नहीं उनको होता ज़्यादा है आता है या हम कम वो हैं। मैं एक्सपोजर इसलिए बता रहा था कि आई हैव बीन अब्रॉड इन Exposure रहा है ना कॉन्फ्रेंसेस, इन आपका। सेमिनार्स, फिर मैं मतलब थोड़ा सा रहा भी हूँ अमेरिका में, मैं वहाँ के ग्रेजुएट से मिला हूँ, वहाँ के ही पले बड़े ग्रेजुएट्स, हम बहुत डिस्कशंस हुए हमारे, कहीं मुझे ऐसा नहीं लगा कि NED या IBA ने मुझे कोई ऐसी चीज़ कमी छोड़ी है कि मैं उनसे बात ही नहीं कर पा रहा। बिल्कुल। ठीक है,
क्योंकि स्किल सेट पे बहुत डिपेंड करता है, प्लस आपकी कैपेबिलिटी के आप लर्न क्या करना Capability और चाहते skill set, this हैं। is अगर the आप main issue. इस नटशेल में फंस जाएं कि नहीं मैं इससे ज़्यादा बढ़ नहीं सकता क्योंकि ये मुझे वेस्टर्न इन्फ्लुएंस मुझ में ना आ जाए, आप जाएं उनकी भी चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को सीखें, अपनी जो कमज़ोरियाँ हैं उसको छुपाएं, तो आप डेफिनेटली दुनिया में यू कैन बी अ ग्लोबल और अपने सिटीजन मुल्क में भी हम लोग जिस तरह ब्रेक में गुफ्तगू करते हैं, अपने मुल्क में भी स्किल सेट को डेवलप कर सकते हैं। ये तो एक अच्छी बात है अगर आप बाहर जाएं, लेकिन अपने मुल्क में भी स्किल सेट को डेवलप करें। क्विकली जरा कुछ ऐड कर देता मैं सिर्फ इस तरह हम अपनी स्किल्स को, अपने डिसीशंस को, जिस तरह हम हर चीज़ स्मार्ट गैजेट्स यूज़ करते हैं, स्मार्टफोन्स यूज़ करते हैं, तो हमें इस वक्त अगर पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर स्टडीज़ करनी है तो अपने डिसीशंस को स्मार्ट करना होगा। मैं थोड़ा सा आसान कर देता हूँ, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। तो अगर हम ये तमाम फैक्टर्स को माइंड में रखते हुए कोई भी, जिस तरह आप मुझसे ब्रेक में बता रही थी कि आपके पास भी अपॉर्चुनिटीज़ थी और जिस पर आपको थोड़ा रिग्रेट है, तो अगर आज का स्टूडेंट इस बात को अभी से सोच ले, वो स्पेसिफिक हो जाए कि वो पढ़ना क्या चाहता है, वो एम से मेजर कर ले कि इसकी डिग्री की वर्थ कितनी होगी, क्या ये अचीवेबल है फाइनेंशियली भी और दूसरी तरीके से भी रियलिस्टिक है और टाइम बाउंड। क्योंकि आजकल के लोगों के अंदर या जनरेशन के अंदर ना टाइम बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि हमें बहुत तेज़ी चाहिए, क्योंकि 3 साल में अगर मैं एक डिग्री पढ़ के निकलूँगा, ऐसा ना हो कि 3 साल बाद वो ऑब्सोलीट हो चुकी हो, एडवांसमेंट आ चुकी हो। और ख़ास तौर पे अगर आप टेक्नोलॉजी या आईटी सेक्टर की बात करें तो जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो डेवलपमेंट में ही रहती हैं। मुझे लग रहा है फिर से टाइम खत्म हो नहीं, बिल्कुल एक चीज़ मैं ऐड जी जी ऐड करूँ, कर तला दीजिए। की बिल्कुल सही, इसने बिल्कुल टू द पॉइंट एंड वैलिड वो रखा हर चीज़ को। इसके साथ ही एक पेरेंट्स का रोल बताता हूँ ज़रूर। बहुत ज़बरदस्त हमारे यहाँ point पीयर mention प्रेशर कि चूँकि पूरे ख़ानदान में सब एस करते हैं तो बच्चे पे प्रेशर आ जाता है कि नहीं तुम्हें भी हर हाल में और हर हाल में इस यूनिवर्सिटी से पढ़ना है, वरना तो तुम यू आर डूम्ड। ये एटीट्यूड खत्म करना होगा। बच्चे की कैपेबिलिटी है, अगर वो एस स्टूडेंट है तो ठीक है आप उसको ग्रूम करें, अगर नहीं है तो जितना है जो उसकी कैपेसिटी है, स्किल जो सेट काबिलियत कैपेसिटी है, है, बिल्कुल, आपकी वो पाकिस्तान में इवेंचुअली काबिलियत ही की और बात शी की। विल रीच टू द टॉप। ये होता है, थोड़ा लेट अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। फिर हमारे पुराना सिस्टम रहा है इंजीनियर डॉक्टर, ये बहुत रहता था, वो जो ठीक है। तो जरूर मैं भी चाहूंगा कि मेरे बच्चे जो है डॉक्टर बने, लेकिन कैपेबिलिटी देखते हैं कि अगर हो सकता है उसमें उनका है इंटरेस्ट कहीं और हो। नहीं है, अगर आर्ट्स में impose नहीं कर है, सकते। म्यूजिक में है, अगर उसमें उसको लगता है कि वो, लेकिन रियलिस्टिक, जैसे ठीक तला है। ने कहा, बहुत ही इनकम जबरदस्त, जनरेट हो। बहुत ही अच्छा, जबरदस्त। हमारे बिल्कुल यहाँ ठीक टाइम बात, बिल्कुल खत्म हो बिल्कुल ही। गया। मैं सिर्फ और काबिलियत पर एक बात कर जी। लूं, फिर आप चाहे क्लोज जी, कर जी। लीजिएगा कि 1000 लोगों ने मिलकर जी। एक टाइटैनिक बनाया था और कहा था ये कभी नहीं डूबेगा, ठीक है। वो अपने पहले ट्रिप पे डूब गया था, और जहाँ काबिलियत थी, जहाँ पर वाकई तालीम थी, जहाँ इल्म था, एक शख्स हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाई थी, पूरी दुनिया डूब वो गई तो थी, अल्लाह और वो के कश्ती साथ नहीं ईमान डूबी और थी। अकीदा वो था। इल्म मौजूद है, जी। कोहे तूर आज मौजूद है ना, मूसा नहीं है। जलवा तूर मौजूद है, अल्लाह ताला तो मौजूद है ना, बिल्कुल। इल्म तो मौजूद है। तो आप ये बात नहीं कर सकते कि हम अपना कंपैरिजन नहीं कर सकते। काबिलियत, इल्म, उसकी जो तालीम है वो अल्लाह ताला ने हमें दी है। बहुत सारी हदीस आपके बहुत पास शुक्रिया है, इल्म तला। हासिल करना और बड़ा जरूरी है। बिल्कुल मुझे लग रहा है मैं इसको कंटिन्यू करना पड़ेगा अगले प्रोग्राम Season में 2 आना बहुत बहुत शुक्रिया जरूरी है इसका। सलान प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। तला आपका Thank you बहुत so बहुत much. शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद प्रोग्राम का सिलसिला जारी रखें आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। थैंक यू सो मच। वेलकम बैक जनाब, आफ्टर द ब्रेक आप देख रहे हैं मुस्कुराती मॉर्निंग, और एक बहुत ही मज़ेदार सी हमारी डिबेट चल रही थी। इससे पिछले वाले सेगमेंट में बहुत इन्जॉय किया हमने, एंड आई होप आप लोगों का भी काफ़ी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे स्टडीज़ के हवाले से। तो अब चलते हैं, एक और कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं हम प्रोटीन सप्लीमेंट्स का। बहुत से लोग हैं जो प्रोटीन सप्लीमेंट्स की तरफ जाते हैं, अब वो लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, उसके क्या डूज एंड डोंट्स होते हैं। बाज़ बात सुनने में आता है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा जो हैं उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं होते। तो इसके बारे में बात करने के लिए हमने बुलाया है आज हमारे फिटनेस एक्सपर्ट शुएब को। तो आइए चल के पूछते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, इतने दिनों बाद ठीक-ठाक। नजर आए आप, अभी भी सोए सोए से लग रहे हैं शुएब। मैं बहुत थका हुआ, बहुत वैसे बिजी। काफी एनर्जेटिक हुआ करते थे, लेकिन Yes. आज जब आज first time थके मेरा हुए लग इत्तेफाक रहे हो हैं। रहा है इनके साथ इंटरव्यू करने का, तो अच्छा। मुझे देख के ही मैं लग रहे थे। लिटरली पिछले एक हफ्ते से सिर्फ 3 घंटे की नींद कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ वर्क, बिकॉज ऑफ ऑनलाइन ट्रेनिंग्स, बिकॉज ऑफ माई पर्सनल ट्रेनिंग्स। सेलिब्रिटीज़ की फिर से ट्रेनिंग्स स्टार्ट हो गई हैं बिकॉज शूट्स वगैरह अभी पॉज पर हैं, तो उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई हैं। और प्लस मुझे एक न्यू टास्क दिया गया है, एक टीम को लीड करने का, फिटनेस ट्रेनर्स की टीम को लीड करने का। सो आई एम वर्किंग ऑन दैट एज वेल, सो आई एम हैप्पी। और जब ट्रेनर्स अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो दूसरे आगे क्या इमिटेशन लेंगे, इस तरह ना करें, अपनी नींद का ख्याल रखें। बिजी Yes. आगे आप लोगों को माशाल्लाह। yes, ट्रेन करना but होता है। seriously
मुझे बहुत खुशी होती है जब मुझसे या मेरे थ्रू अगर कोई और फ़ायदा उठाए, चाहे वो मेरा क्लाइंट हो या कोई और ट्रेनर हो मेरे साथ, मेरे साथ जो है मेरे साथ जो कोवर्कर हैं मेरे वो हों। मुझे बहुत खुशी होती है अगर मुझसे कोई फ़ायदा उठाए, मेरी ज़ात से अगर किसी को फ़ायदा मिलता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। और आजकल उसी में काम में जो है वो लगा Busy हुआ है। हूँ, Contribution busy हूँ। चल रहा है। Yes, तो चलिए, आई एम वेरी हैप्पी, बट यस थोड़ा सा टायरिंग है, बट आई एम वेरी हैप्पी अबाउट चलिए इट। दैट्स गुड। शेब आप बताइए, जैसे कि हम बात कर रहे थे प्रोटीन सप्लीमेंट्स पे, तो क्या ये लेनी चाहिए, आप प्रेफर करते हैं? अच्छा वर्दा, हम सबसे पहले तो सप्लीमेंट की डेफिनेशन जानते हैं ना। हाँ, सप्लीमेंट की आप कोई भी अगर यूट्यूब पर गूगल पर जो है वो अगर आप जाएं तो यूट्यूब पर सप्लीमेंट्स के बारे में अगर आप चेक करें, ठीक है, तो बहुत डिफरेंट जो है वो उसकी थ्योरीज वगैरह हैं, बट अगर आप सिर्फ उसकी डेफिनेशन चेक करें तो इट्स समथिंग एडिशनल। अ सप्लीमेंट इज समथिंग एडिशनल। व्हाट इज़ एडिशनल? जो आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं। नाउ हम सबसे पहले बात करते हैं हम हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की। आपके जो बेसिक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, दोज आर लाइक प्रोटीन, योर फैट एंड योर कार्ब्स। उसमें से जो बेसिक है, जो जिस पे बहुत ज़्यादा जब आप वर्कआउट वगैरह कर रहे होते हैं तो एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा जो है वो प्रेशर दिया जाता है, दैट इज़ प्रोटीन। कि आपने प्रोटीन की इंटेक करनी है, उबले अंडे खाने हैं, चिकन खाना है, फिश खाना है। उसका रीज़न ये है कि प्रोटीन का एक फंक्शन होता है आपकी बॉडी में, दैट इज़ टू प्रोड्यूस टू बिल्ड मसल। ठीक है, वो एक पूरा फंक्शन होता है उसका, बट उसका मेन जो काम अगर हम हमारे नॉर्मल लोगों को हम समझाने के लिए एक जब बात कहें तो उसका जो बेसिक काम होता है वो मसल की रिकवरी होती है और मसल को प्रोड्यूस करना होता है, नए मसल। शेफ ये कहते हैं कि मसल गेन करने के लिए, तो मैं चाहूँगी प्लीज़ आप ये क्लियर करें कि जब हम प्रोटीन का इतना इंटेक करते हैं ड्यूरिंग जिम या वर्कआउट, जब आपने बॉडी बिल्डिंग करनी होती है तो उसमें हम ज़्यादा सप्लीमेंट उस वक्त दिए जाते हैं ना? बिल्कुल। तो क्या ये आपको मसल बिल्डिंग के लिए यूज़ करने पड़ते हैं, मसल की रिकवरी के लिए? क्योंकि आपने ये बात मेंशन की कि रिकवरी के लिए वो यूज़ किए जाते बिल्कुल। हैं। अच्छा, मसल की जो रिकवरी होती है, मसल की रिकवरी हम समझते हैं कि मसल की रिकवरी बेसिकली ज़रूरी क्यों होती है। जब हम वर्कआउट करते हैं, ठीक है, सो इनिशियल स्टेज पे लेट्स जस्ट से फॉर द फर्स्ट 20 मिनट्स ऑफ योर वर्कआउट, अगर आप इंटेंस ट्रेनिंग कर रहे होते हो तो आपकी जो फ्यूलिंग हो रही होती है बॉडी की, दैट इज़ नॉट जस्ट द कार्ब्स और द शुगर रिजर्व्स, वो आप उसमें आपका मसल भी बर्न होता है। जो आप ट्रेनिंग करते हो, लेट्स जस्ट से 1 घंटे की आपने ट्रेनिंग की पूरी, ठीक है, इंटेंस ट्रेनिंग की, मसल ट्रेनिंग की या एंड्योरेंस ट्रेनिंग की है आपने, उसमें आपका मसल भी बर्न होता है फॉर फ्यूलिंग, ठीक है। अब उस मसल की फ्यूलिंग के लिए, उस मसल की रिकवरी के लिए जो आपने प्रोटीन यूज़ करना होता है राइट आफ्टर योर वर्कआउट, दैट इज़ फॉर द मसल रिकवरी। ओके। अब अच्छा, यहाँ पर सवाल ये आता है कि प्रोटीन जब आप यूज़ करते हैं, ठीक है, वो कब यूज़ करना चाहिए? जो हम ट्रेनर्स होते हैं हम यूजुअली उसको रिकमेंड करते हैं राइट आफ्टर योर वर्कआउट। उसके 2 रीज़न्स होते हैं। अगर तो आपका लाइफस्टाइल ऐसा है कि आप अपनी जो आपका नेचुरल फूड है, नेचुरल फूड की आपकी नॉर्मल जो ग़िज़ा होती है, चिकन, अंडे, फ़िश, जिसमें प्रोटीन की जो है वो इंटेक बहुत ज़्यादा होती है, तो उसमें अगर आप अपनी नेचुरल फूड के थ्रू अगर आप अपनी रिक्वायरमेंट्स बॉडी की पूरी कर सकते हैं तो बेस्ट है। आई विल नेवर रिकमेंड यू टू हैव प्रोटीन शेक। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू है, क्योंकि लोगों का एक मिसकंसेप्शन है कि Exactly. अगर आप ये सप्लीमेंट्स नहीं लेंगे तो बॉडी नहीं बनेगी। आपकी बॉडी मसल ऐसा डेवलप नहीं नहीं है। होगा, ये मिसकंसेप्शन ऐसा है। नहीं यानी है, ऐसा- प्राइमरीली आप फोकस करते हैं कि आपकी डाइट जो है वो अच्छी होनी चाहिए, आपकी- और आपकी वो जो डाइट में requirement आपकी है। सारी जो फाइबर्स, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, ये सारी चीजें, प्रोटीन, ये वहां से होनी चाहिए। एग्जैक्टली। यानी आपकी प्राइमरी जो सोर्स फूड बॉडी है। की रिक्वायरमेंट्स है, आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स, हर बॉडी की रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होती है। अलग-अलग होती है। जितनी बड़ी बॉडी होगी उसकी रिक्वायरमेंट उतनी डिफरेंट होगी। ये आपके वेट के हिसाब से, एज के हिसाब से, हाइट के हिसाब से डिसाइड किया जाता है। हम और गोल्स भी डिफरेंट होते हैं। गोल्स भी डिफरेंट होते हैं। अगर हम एक बेसिक बात करते हैं कि लेट्स जस्ट से मेरा वेट 78 है, माय वेट इज 78 79 राइट नाउ, आई नीड टू मेंटेन दिस वेट, ठीक है। इसी वेट को मेंटेन करते हुए आई नीड टू मेक अ गुड फिजिक। इसी वेट को मेंटेन करते हुए उसमें मेरा मसल गेन भी होगा, बट आई विल नॉट इंक्रीज माय वेट। नाउ दिस इज हाउ यू डू इट। you're gonna have to lose your fat and then increase your muscle.
मसल का और जो फैट का एक प्रोपोर्शन होता है वो बहुत डिफरेंट होता है, उनके वॉल्यूम में बहुत ठीक फर्क होता है है। शोएब, मैं एक सवाल करना चाहूँगी आपसे ब्रेक के बाद, और जानूंगी मैं आपसे कि ये जो प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेते हैं इसका तरीका कार ज़रा क्लियरली बता दें कैसे होता है। लेकिन मैं ये सवाल में दोबारा ऐड करना चाहूँगी, शोएब ने कहा प्राइमरी सोर्स आपकी ग़िज़ा है, वहाँ से आपने सारी चीज़ों को लेना है, और अगर आप नहीं ले पा रहे हैं बहुत सारी कंडीशंस की वजह से, तो फिर कैसे लिया जा सकता है प्रोटीन सप्लीमेंट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक जनाब आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं मुस्कुराती मॉर्निंग और इस वक्त हम बात कर रहे हैं प्रोटीन सप्लीमेंट्स पे कि प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, अगर लेनी चाहिए तो कब और किस वक्त लेनी चाहिए, ये शेब आप बताइए हमें। ओके, प्रोटीन सप्लीमेंट कब और किस वक्त लेनी चाहिए, हम जो नॉर्मली रिकमेंड और करते हैं, तरीका भी protein- पूछा था, तरीका भी Yes. साथ में बता दीजिए। हम जो नॉर्मली रिकमेंड करते हैं अपने क्लाइंट्स को, अगर तो उनको ज़रूरत है, पहली बात, अगर उनको ज़रूरत नहीं है तो यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रोटीन शेक्स या प्रोटीन सप्लीमेंट उनको यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर उनको ज़रूरत है, उनकी रिक्वायरमेंट है, तो वी रिकमेंड देम टू हैव इट राइट आफ्टर द वर्कआउट फॉर द मसल रिकवरी पर्पस। अच्छा, मसल रिकवरी का पर्पस जो हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर आपका लाइफस्टाइल इस तरीके का है, आपके पास एक स्मॉल ब्रैकेट होता है, एक विंडो होती है आपके पास उस मसल, राइट आफ्टर द वर्कआउट आपने जो मसल बर्न किया है, आपके पास एक स्मॉल विंडो है जिसमें आपने वो प्रोटीन इनटेक करना है, चाहे आप वो नेचुरल से लो। ड्यूरेशन भी बता दें, मैं चाह रही हूँ आप। Sorry? टाइम ड्यूरेशन भी बता टाइम दें। ड्यूरेशन 30 to 40 मिनट्स का आपके पास एक विंडो होता है, तो उसमें आप अगर चाहें उस 30 to 40 मिनट्स में आप जो है वो नेचुरल फूड से भी प्रोटीन ले सकते हैं और ठीक है। प्रोटीन सप्लीमेंट से भी जो है वो आप अपना जो है वो पूरा कर सकते हैं। बट नॉर्मली ऐसा होता है कि लेट्स जस्ट से मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं वर्कआउट के बाद घर जाऊँ और अपने लिए जो है वो चिकन टिक्का चिकन बनाऊं बॉयल करूँ या या boil ग्रिल करूँ और उसके बाद फिश बनाऊँ, देन उसको खाऊं। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। लेकिन शुएब, एक रेशो भी तो होता है जितना प्रोटीन आपको खाना होता है, सब लोग नहीं खा सकते उतना। Exactly, अगर आपने exactly. मसल बिल्ड करना है, अगर आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, तो आपने जैसे बताया कि किलोस के हिसाब से आपको ग्राम्स ऑफ प्रोटीन लेना होता है। सपोज अगर मैं आसान अल्फाज में कहूँ तो एक दिन में आपने कम से कम या एक टाइम पे 12 अंडे या 14 अंडे आप एक कम बता साथ रहे हो खाने basically, होते हैं। मैं कम कम बता बता, रहे हो। देखिए ये भी मैं कम बता रही हूँ। सो अगर मेरी रिक्वायरमेंट, मैं अपनी रिक्वायरमेंट की बात करता हूँ कि मुझे अपने वेट को मेंटेन रखने के लिए, मुझे अपने वेट को मेंटेन रखने के लिए अगर मैं अंडों की बात करता हूँ, लेट्स टॉक अबाउट एग्स, ओनली एग्स, लेट्स टॉक अबाउट ओनली एग्स, जस्ट टू मेंटेन दिस फिजिक आई नीड टू हैव एटलीस्ट 30 एग्स अ डे। 30 खा सकता है? हाँ, 30 approx. अंडे? और फिर ये आखिर भी में शायद मैं blisters कम हो बता जाएंगे रहा मुंह पे। हूँ, मैं नहीं खा सकता, पॉसिबल ही नहीं है। और So मेरे मुझे- एक आवाज भी आई है कि अंडा एक है कितने का आजकल। हाँ, मेरे फेस पे अंडा आना स्टार्ट हो जाएगा लिटरली। सो द थिंग इज यू हैव टू डिसाइड, आपने जो प्रोटीन की इनटेक है वो डिफरेंट फूड में से आपने लेनी होती है। मैं यही जानना चाह रही थी कि Yes. क्या ऐसा हो सकता है कि जो न्यूट्रिएंट्स एग से हम ले रहे हैं वो बाकी के सब्स्टिट्यूट से ले लें ताकि वो ज़्यादा फुलफिल हो बेहतर जाए। है, बिल्कुल वो ज़्यादा बेहतर है। और प्रोटीन शेक की जो हम बात कर रहे हैं, जो प्रोटीन शेक होता है दैट गिव्स यू ओनली द 25% ऑफ योर रिक्वायरमेंट। प्रोटीन शेक, अगर वो लड़के जो ये समझ रहे हैं कि प्रोटीन शेक से जो है वो उनको बॉडी बन जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रोटीन शेक से ऐसा नहीं होगा। प्रोटीन शेक आपका सिर्फ 25% जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी करेगा, द रेस्ट 75% आपने नेचुरल फूड में से पूरी करनी होगी। और नेचुरल फूड क्या है, प्रोटीन की इंटेक आप किस किस में से ले सकते हो, आप फिश, जो मेन सोर्सेज हैं, फिश में से आप ले सकते हैं, आप चिकन से ले सकते हैं, आप एवोकाडो यूज कर सकते हैं। एवोकाडो तो यहाँ पे है ही नहीं, वो तो स्किप कर दें। हम लोग इसी पे बात कर रहे थे, शायद हमारी ऑफ एयर गुफ्तगू हो रही थी कि मैं एवोकाडो क्यों हम लोग ज़रूर डाइट में शामिल करते हैं, लेकिन फिर बाद में वर्दा ने मुझसे पूछा जरा ये भी तो बताएं कि होता कितने का है। मैंने कहा ये बहुत होता कितने का, और फ्रेश हमारे यहाँ पे इजीली अवेलेबल वो भी तो नहीं मिल जाता है, बहुत सारे LMT स्टोर्स पे मिलता है, लेकिन यार वो हर किसी के एक्सेस में नहीं है। लेकिन हम majority की 3000 के Yes. सिर्फ 3 मिलेंगे आपको। आप सोचिए ना, कल भी 3000 के 3 छोटे छोटे वही आप सोचिए ना कि हर किसी की पहुंच में वो चीज़ नहीं है। और हम बात करेंगे जो मेजॉरिटी के लिए जो इजी एक्सेसिबल हो। Yes. एग्जैक्टली। सो प्रोटीन सप्लीमेंट्स आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं, प्रोटीन शेक्स आप यूज कर सकते हैं। आप चिकपीस के थ्रू ले सकते हैं, चिकपीस आप ले सकते हैं, आप हुम्मस ले सकते हैं, वो तो आप घर में भी बना आप सकते हैं। जबरदस्त चीज़ फ्लैक्स है ले hummus। सकते हैं फॉर प्रोटीन। बट द थिंग इज, हम अगर प्रोटीन सप्लीमेंट की बात करते हैं
तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन अब उसमें प्रोडक्ट्स पे भी डिपेंड करता है कि कौन से प्रोडक्ट्स आप ले सकते हो, कौन से प्रोडक्ट्स नहीं ले सकते हो। जब प्रोडक्ट्स की बात आप शोएब कर रहे हैं, तो क्या कुछ ऐसे फैक्टर्स आप बता सकते हैं जब इंग्रेडिएंट्स को पीछे चेक करते हैं, कुछ इंग्रेडिएंट्स मेंशन होते हैं या सब प्रोटीन शेक्स एक जैसे होते हैं, या कुछ पर्टिकुलर चीज़ होती है जो आपको अवॉइड करनी होती है? जो अवॉइड करनी होती है वो बता दीजिए। सो बेसिकली अगर हम कहें तो जो वे प्रोटीन होता है, आई वुड रिकमेंड यू वे, जो आपको डेयरी प्रोडक्ट्स में से जो है वो प्रोटीन शेक बनाया जाता है, तो वे प्रोटीन शेक मैं नॉर्मली रिकमेंड करता हूँ अपने क्लाइंट्स को। और वो भी कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं विच प्रोवाइड यू ज़ीरो कार्ब्स एंड ज़ीरो शुगर, बिकॉज नॉर्मली प्रोटीन शेक्स में कार्ब्स की क्वांटिटी भी होती है और शुगर की क्वांटिटी भी होती है। वीगन में भी मिल रहे हैं ना? वीगन प्रोटीन भी मिल रहे हैं ऑफ कोर्स, लेकिन वो बहुत महंगा होता है। देन अगेन एवोकाडो वाली नहीं, लेकिन वो उन लोगों के लिए है मेरे ख्याल से जो लोग डेयरी प्रोडक्ट्स जिनको सूट नहीं करता, तो ये कुछ लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस भी होती के लिए है, स्टमक अपसेट हो जाता है, स्टमक अपसेट हो जाता है उनका, तो उनके लिए जो है वो आप वीगन प्रोटीन। लेकिन कुछ लोग फिर भी पीते रहते हैं, उसका क्या है? ठीक है, अच्छा कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो वर्कआउट नहीं करते और प्रोटीन शेक पी रहे होते हैं। क्यों एंड दे थिंक कि उनके मसल बिल्ड होंगे। अच्छा, ये एक मिथ है हमारे यहाँ। आपने बिल्कुल सही बात पॉइंट रेज किया कि कुछ लोग हैं जो वर्कआउट वगैरह नहीं करते, वो लेते हैं, वो ये कहते हैं कि हमारी एनर्जी हमें नहीं, मसल नहीं, वो कहते हैं कि हमारी ताकत आती है, हमारे न्यूट्रिएंट्स पूरे होते हैं। तो प्लीज इसको भी थोड़ा क्लैरिफाई ऐसा नहीं है। अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं, आप स्ट्रांगली आई वुड सजेस्ट पीपल जो विदाउट वर्कआउट प्रोटीन शेक ले रहे हैं, प्लीज़ ना करें ऐसा। अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं उस मसल की रिकवरी के लिए राइट आफ्टर द वर्कआउट, और वो भी एक क्वांटिटी होती है वो कि आपकी बॉडी जो है वो कितना उसको एब्जॉर्ब कर सकती है, कितना डाइजेस्ट कर सकती है, कितना वो यूटिलाइज होगा, कितना स्टोर होगा। अगर आप एक्सेस अमाउंट में ले रहे हो, उसका कोई फ़ायदा नहीं होना है, उसने स्टोर होना है आपकी बॉडी में और फैट में कन्वर्ट हो जाना है। तो शोएब, जो लोग बगैर वर्कआउट के जो है प्रोटीन ले रहे होते हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं? उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं बिल्कुल। और इवन मैं अगर ऑनेस्टली अगर मैं कहूँ एज अ फिटनेस ट्रेनर, ऑनेस्टली कहूँ, मैं तकरीबन अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड नहीं करता कि वो प्रोटीन सप्लीमेंट्स भी यूज़ करें। कि आप उनको एक अच्छी डाइट बता रहे होते हैं। एग्जैक्टली अगर आप नेचुरल में से अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सकते हैं, क्यों आपने एक ऐसी चीज, मतलब ये सहारा है ना कि लाठी, मतलब आप अपने पैरों पे चल सकते हो, अच्छा, उसके बावजूद आपको लाठी का सहारा चाहिए। ये भी ऐड कर दें, जहाँ पे हम लोग प्रोटीन सप्लीमेंट्स की बात करें तो बहुत सारे लोगों में ये रुझान भी हो गया है, डाइट का ख्याल नहीं रखते लेकिन आईवी की तरफ जा रहे होते हैं, इंजेक्ट कर रहे होते हैं डिफरेंट मिनरल्स को भी और चीज़ों को भी ये। और लेकिन क्या सिर्फ उन लोगों को करना चाहिए जिनका बहुत ही क्रोनिक लेवल पर है चीज़ें, या फिर जो नॉर्मल लोग हैं कह रहे हैं ताकत आ रही है, मैं तो ताकत के लिए कर रहा हूँ? बेसिकली बात जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं, we can call it taboo or something, normally people don't talk about it. अच्छा, मेरी इन चीज़ों पे ग्रिप बहुत कमज़ोर है। हम बेसिकली स्टेरॉइड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज आई एम नॉट सर्टिफाइड इन दैट। तो जो मेरी रिकमेंडेशन है, जो मेरी सजेशन है, आई डोंट सजेस्ट एनी वन टू डू दैट। इट्स सिंपली प्लेइंग विद योर बॉडी, प्लेइंग विद योर हेल्थ, अपनी ज़िंदगी के साथ, अपनी हेल्थ के साथ। बहुत सारी चीज़ें जो कि क्लियरली रिसर्चर्स ने भी क्लैरिफाई कर दिया। वो डॉक्टर्स, वो जो एक क्राइटेरिया आ जाता है ना, वहाँ पर फिर डॉक्टर्स जो है वो टेक ओवर करते हैं। बिल्कुल, वहाँ पर हम ट्रेनर्स, वी आर ट्रेनर्स, और डिस्करेज भी किया जाता है शोएब। एग्जैक्टली। सो आई पर्सनली डोंट रिकमेंड एनीवन, आई पर्सनली डोंट सजेस्ट एनीवन। और जहाँ तक मना करने की और रोकने की बात है, मैं वहाँ तक, उस हद तक भी जाता हूँ। ठीक है। अगर मेरा कोई क्लाइंट इवन सोच भी रहा है ऐसा करने का, तो मैं उस हद तक जाता हूँ कि मैं उसका हाथ पकड़कर और उससे मूव कर सकूं। ये बहुत आपने एक ज़बरदस्त बात की शोएब, और बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का, और बहुत ही डीप कॉन्वर्सेशन थी और बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने एलैबोरेट किया हर चीज़ को। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद प्रोग्राम का सिलसिला जारी रखेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ गए हैं हम, और मेरे बराबर में आप देख के समझ ही गए होंगे कि अब कौन सा सेगमेंट है हमारा। वही सेगमेंट जो सबको, जिसका इंतज़ार रहता है और जो सबका फेवरेट है, और बहुत फैन फॉलोइंग बढ़ गई है भाई लोगों की। तो कभी मैंने गुरूर नहीं किया। क्या हाल है, कैसी है मुनीसा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। और अल्लाह पाक कभी गुरूर करवाए भी ना। आप लोगों का प्यार है, मोहब्बत है, ये इसी तरीके से अपना प्यार देते रहिएगा और अप्रिशिएट करती रहिएगा। सो स्वीट। और
आप लोगों का इतना प्यार मिल रहा है तो इस वजह से मुनीज़ा ने कहा कि थोड़ा सा और प्यार बटोर रहे हैं। तो आज ये बहुत मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई है, मुझे देख के समझ में आ गया कि आज क्या बना रही है और ये चीज़ मेरी फेवरेट है। वैसे मेरा फेवरेट क्या नहीं है, आपस की बात है, मैं सब कुछ शौक से खा लेती हूँ। क्योंकि देखिए बीइंग अ शेफ़ वही बनता है जो खुद एक फूडी हो, जिसको खाने के फ्लेवर्स का पता हो, खाने का मज़े का पता हो। तो वो शेफ़ हैं तो ऑब्वियसली इनको मतलब फ्लेवर्स का पता है, तो चीज़ें तो बिल्कुल। लेकिन मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है जब मैं किसी और के हाथ का खाती हूँ, तो अपने हाथ का खा खा के भी ना बोर हो जाते हैं। अच्छा, ये आप करनी कि तमाम ख़वातीन का आजकल मसला है, पका पका के थक जाते हैं। क्या बना रही हैं भाई? हमारे बहनों को तो बता दें और बच्चों को भी बता देंगे, ख़ास तौर पे उनकी फेवरेट लाजमी है और वीकेंड भी आ रहा करीब है। मैं एग्जैक्टली ये वर्ड्स बोलने वाली थी कि वीकेंड बहुत करीब है, तो इसलिए हम बना रहे हैं एक मज़ेदार सा जो है जिंगर बर्गर आप लोगों के लिए, जो आप आज कल या वीकेंड पे संडे वाले दिन जब भी बना के एंजॉय करना चाहें आप एंजॉय करें इसको। अच्छा, हमने क्या किया, जिंगर बर्गर के लिए हमने थाई बोनलेस ले लिया है, यानी कि रान का बोनलेस। ठीक है, उसको आप जाएंगे चिकन वाले को बोलेंगे वो आपको बोनलेस कर देंगे, क्योंकि ये मीट बहुत टेंडर होता है, जूसी होता है, इसलिए इसको जिंगर में यूज़ किया जाता है। और इसके बरक्स जो ब्रेस्ट पीस होता है बोनलेस वो थोड़ा सा ड्राई हो जाता है, तो इसलिए जो है वो थाई बोनलेस यूज़ किया जाता है। और मैं इसमें एक और बात ऐड करना चाहूँगी मुनीज़ा, कि एक बहुत ही मशहूर ब्रांड है जिसका जिंगर हम बहुत शौक से खाते हैं और वो कहते हैं कि वो जितना जूसी होता है हमारे दूसरे जिंगर बर्गर जूसी नहीं होते, तो वो लोग भी जो है वो थाई पीस यूज़ करते हैं। बिल्कुल हकीकत है। और आज जो रेसिपी मैं सिखाने वाली हूँ, इंशाल्लाह अगर आपने ये इसी तरीके से बनाई तो मैं कोई दावा नहीं कर रही, ना मेरी वो है कोई, लेकिन उसके बाद आप लोग बाहर का जिंगर खाना बंद कर देंगे, ये मुझे पता है, क्योंकि मेरे घर में ना अब बाहर का जिंगर कोई पसंद ही नहीं करता। अच्छा जी, आ जाते हैं। हमने क्या किया, हमने ये चिकन जो है थाई बोनलेस ले लिया। ठीक है, इसमें हम डाल रहे हैं लाल मिर्च। अच्छा, मैं अभी भी मैरिनेट करके बना रही हूँ, लेकिन आपने क्या करना है, इसको ओवरनाइट रख दें, नहीं तो 6 से 8 घंटे ज़रूर इसको मैरिनेट करके रखना है आपने। ठीक है, 1 टेबलस्पून भर की जो है इसमें लाल मिर्च जा रही है। अब आप लोग बोल रहे होंगे कि इतना स्पाइसी क्यों कर रही है, लेकिन इसका रीज़न बताऊँगी मैं आपको। 1 टेबलस्पून भर के चिकन पाउडर जा रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा मसाले मैं नहीं, आपको पता है, डालती हूँ। ठीक है, और नमक जा रहा है हस्बे ज़ायका। इन सबको जो है चिकन पे लगाएंगे और इसमें हम ऐड करेंगे पानी। ठीक है, और ये मैरिनेट होगा पानी के अंदर, और इसको पानी में ही रखेंगे। उससे क्या होगा, चिकन जो है हमारी जूसी रहेगी पानी में रखने से। हाँ, कुछ लोग पुनीज़ा इसको नमक के पानी में भी और सिरका में भी डिप करके रखते हैं ना। बिल्कुल करते हैं, तो हम इसी तरीके से कर रहे हैं। वही चीज़ कर रही हैं। हाँ, लेकिन हम मसाले लगा के कर रही हैं। मसाले क्योंकि अभी हमारे पास टाइम शॉर्ट है, इसलिए। तो ये कोई एक टिप है कि अगर क्विकली आपने जो है उसको मैरिनेट करना है तो इस तरह से करें, पानी में डाल के। नहीं, इस वो दूसरी तरीके की मैरिनेशंस होती है ना, उसमें होता है। इसमें तो हम जो है ना इसको ऑब्वियसली ऑयल में ही फ्राई करेंगे बाद में, लेकिन इसमें ऑयल नहीं जाएगा। तो लेकिन रीज़न क्या है इसका पानी डालने का? इससे ये होगा कि ये जो है ना पानी एब्जॉर्ब करेगा चिकन अपने अंदर और जूसी बनेगा, बहुत ज़्यादा टेंडर बनेगा। और जो हम कहते हैं ना हमारा चिकन कच्चा रह जाता है, वो नहीं रहेगा, जल्दी कुक हो जाएगा ये, क्योंकि ये इसको हम डायरेक्ट रॉ फॉर्म में ही फ्राई करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, एक प्याले में हमने पानी ले लिया। आपने क्या करना है, पानी लेना है, इसको फ्रीज़र के अंदर रख देना है और इसके ऊपर क्रिस्टल्स आ जाए, फिर इसको निकाल के यूज़ करना है। अगर आपके पास इस तरह नहीं है, आप आइस ऐड कर दें, उससे जो है ना जब ये इस पर आप कोटिंग करेंगे तो उसके बाद जो फ्राई होगा उसमें बड़ा बेहतरीन किस्म का आपका क्रंच आएगा और बहुत अच्छा होगा इससे। अच्छा, मुझे ये ट्रे चाहिए, इसमें हमने मैदा ले लिया। ठीक है, मैदा कोई भी जो आपके पास अवेलेबल हो आप वो लें। इसमें भी यही मसाले जाएंगे जो हमने इसमें ऐड करा। इसमें जाएगी लाल मिर्च पूरे, इसमें आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, आपको जितना स्पाइसी पसंद हो। सॉल्ट जाएगा इसमें। ये देखिए कितनी अच्छी आप एक ये चीज़ कर रही हैं कि आप जो उसकी कोटिंग में भी जो है मसाले ऐड कर रही हैं, ताकि कोटिंग ऊपर से फीकी फीकी ना लगे, ना हो। और गार्लिक पाउडर जाएगा इसमें। वाह, ठीक है। गार्लिक पाउडर का वैसे बहुत ही मज़े का फ्लेवर होता है अपना। बिल्कुल, और मैरिनेशन में भी गार्लिक पाउडर जाएगा इसमें 1 टेबलस्पून। यानी जो चीज़ें आपने मैरिनेशन में यूज़ की हैं वही सेम इंग्रेडिएंट्स आपने जो है वो कोटिंग में भी यूज़ किया है। आपको उसी से बड़ा अच्छा सा एक फ्लेवर आएगा। अच्छा, तभी डिफरेंट ब्रांड्स के वो टेस्ट भी थोड़ा डिफरेंट, किसी का फीका लग रहा होता है, किसी का बहुत मजे का लग रहा होता है, तो ये फ्राई करने का तरीका डिफरेंट होता होगा। क्योंकि ऑब्वियसली देखिए चिकन में आपने मैरिनेशन करी और फिर फ्लावर में कुछ भी नहीं था, फ्लावर की कोटिंग गई तो वो बहुत ड्राई और ब्लैंक हो जाता है फ्लेवर्स। तो ये चीज़ है, आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। ठीक है, ऑयल देखें वर्दा मेरी कितनी हेल्प करती है ना, ऑयल ऑन कर दिया पहले से। मैंने पहले ही गरम पे लगा दिया। मुझे जिंगर भी तो टेस्ट करना है, मुझे क्रंच चेक करना है, आपको भी दिखाना है भाई।
ठीक है, अच्छा इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। अभी तो हम फ्राई करें, लेकिन मैं दोबारा इस चीज़ को बोलूँगी कि आपने क्या करना है, आपने इसको मैरिनेट करना है। ओवरनाइट कर दिया बेहतरीन हो जाएगा, वरना 6 से 8 घंटे आपने लाजिम इसको मैरिनेट इसका पीस दिखाइएगा, एक बोनलेस फिले का ना कितना थिक है। इसको आपने थिक नहीं किया क्योंकि थाई पीस है, तो आपने इसको थिक किया है हैमर की मदद से या नहीं, पाउंड किया है इसको? नहीं, इसको हमने ऐसे ही रखा हुआ है, कुछ भी नहीं किया। लेकिन मुनीज़ा, अगर बाहर से आपके चिकन वाले जो हैं भाई वो नहीं करके देते आपको, तो क्या घर में आप इसको डीबोन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल, इसमें कोई वो नहीं है, आप इजीली कर सकते हैं। लेकिन ये कि अब हमारी ख़वातीन को नहीं पता या उनको नहीं करना आता, इंशाल्लाह कभी मौका लगा तो ये भी आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से चिकन को कट करते हैं और डीबोन वगैरह करते हैं। अच्छा, और एक और चीज़ भी होती है कि कहते हैं कि जिंगर के लिए स्किन वाली चिकन ली जाए तो वो और मज़े की होती है। बिल्कुल ऐसा है, स्किन वाली है, लेकिन वो बात ये कि वरना बहुत इजीली अवेलेबल नहीं होती। हाँ। वो स्पेशली चिकन वालों के पास जाके उनको कहना पड़ता है एक दिन पहले, और फिर वो हमें नेक्स्ट डे जाके मिल रही होती है। अच्छा, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसमें भी बना सकते हैं, फ्लेवर में कोई फ़र्क नहीं आएगा? नहीं आएगा। ये देखें, इस तरीके से आपने इसको रब करना है फ्लावर में। उससे क्या होगा, जो हम कहते हैं ना जो फ्लेकी सा आ रहा होता है जिंगर में, वो उस तरीके से फ्लेक्स बनेंगे इसके। ये देखें। अच्छा, अभी आपने कुछ भी नहीं किया, जैसे इसको निकाला है मैरिनेशन से और मैदे में आप इसको कोट कर रही हैं अच्छी तरीके से। मैदे में मैंने कोट करा, उसके बाद मैंने पानी में डिप किया है आपने एक दफा। हाँ, ठीक है। और ये देखें, ये फ्लेक्स आपको नजर आ रहे होंगे इसमें। अच्छा, क्योंकि लोग जो घर में ब्रोस्ट बनाते हैं उसमें भी लोग यही कंप्लेन करते हैं कि फ्लेक्स नहीं है जिस तरह बाहर के ब्रोस्ट में होते हैं। तो ये इसको जब गूंदेंगे और प्रेस करेंगे तो आएगा, तो उससे इसके इस तरीके से फ्लेक्स बनेंगे। ये देखें आप। और ठंडे पानी में डिप करना है आपने। ठंडे पानी में डिप करने के बाद अपन दोबारा मैदे में कोट करना है, यानी कि डबल कोटिंग एक तरीके से। बिल्कुल। अब इसको फ्राई करने के लिए ऐड करें। ऑयल आपका गर्म होना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा भी गर्म ना हो कि ऊपर से कलर आ जाए अंदर से कच्चा रह जाए। आपने इसको मीडियम हीट पे रखना है, ठीक है। और उसके बाद आपने इसको फ्राई करना है 5 to 10 मिनट्स तक आपने इसको करना है फ्राई, ताकि आपकी चिकन जो है वो अंदर से गल जाए। लेकिन ओवर फ्राई नहीं करेंगे, ओवर कुक नहीं करेंगे, उससे भी जो है ना आपका चिकन या आपका जो भी चीज़ आप बना रहे होते हैं वो ड्राई हो जाती है। देखिए, हमने इसको इस तरीके से इसमें रब करा, ठीक है। अब इसको हम दोबारा पानी में डिप कर रहे हैं, ठीक है। और अब दोबारा से इसको इसमें हम रब कर रहे हैं, ठीक है। ये देखें, आपने कोई खुला बर्तन ही लेना है, उससे क्या होगा कि आपका ये। अच्छा, मैं एक और चीज़ मेंशन करना चाहूँगी। आप देखिए, इन्होंने जैसे एक हल्का सा डिप दिया है मुनीज़ा ने पानी में। ऐसा नहीं है कि आपने डिबो के सारा मसाला उसका निकाल देना है, जैसे एक हल्का सा लाइट सा डिप देना है, ऐसे ही है। और फिर दोबारा से उसको जो है वो कोट करना है। मुनीज़ा का दुपट्टा जो है वो तंग कर रहा है, तो मैं थोड़ी सी हेल्प कर दूँ यहाँ पे भी। अब नहीं तंग करेगा। अच्छा, ये देखें जी, हमने दोबारा इसको कोट करा। अच्छा, ये अब इसको हम इसमें डाल लें। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं, हम लोग क्या करते हैं जब कोई भी चीज़ फ्राइंग के लिए ऐड करते हैं तो हम उसको बहुत ज़्यादा चम्मच चलाते हैं। तो आपने चम्मच नहीं चलाना है, उससे क्या होगा, इसकी कोटिंग जो है वो हट जाएगी। आपने एक साइड से हो गया, उसके बाद आपने इसको फ्लिप करा और फिर उसके बाद आपने निकाल लिया। बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना, क्योंकि हम एक्साइटेड हो जाते हैं ना कि यार कुछ अच्छा मज़े का बन रहा है, तो हम कहते हैं जल्दी से हो जाए, तो हम चम्मच चला रहे होते हैं या हम लोग कर रहे होते हैं। तो आपने जो है वो नहीं करना है, ठीक है। अब मैं दिखाना भी चाहूँगी। ये देखें, आपने जो फ्लेकी कहा था कि आप क्रिस्पी, आप ये देख सकते हैं। ये देखें, वाकई मुझे इतनी दूर से भी दिख रहे हैं। और एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद ये जब कंप्लीट होगा तो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। आप शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक जनाब। आप देख रहे हैं कि कैसे आप घर बैठे मज़ेदार सा जिंगर जो है वो बना सकते हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले आप ये देखें, मुनीज़ा ने जिंगर्स की जो चिकन है वो फ्राई करने के लिए रख दी थी, और आप ये देख सकते हैं जिंगर फ्राई हुआ है। मैं इसका क्रंच और क्रिस्पीनेस दिखाना चाहूँगी आपको। आप देखें, बड़ी फ्लेकीनेस आ गई है। और आ रही है आवाज़, आ रही। ये देख रहे हैं, इसका क्रंच कितना ज़बरदस्त है। और आप इसकी जो हम जो फ्लेकीनेस दिखा रहे थे आपको कि पानी में डिप करने के बाद, आप देखें एज इट इज़ वही शक्ल भी आ गई है इसकी। शक्ल भी आ गई है। और अच्छा, जिंगर में जिंगर सॉस बहुत इंपॉर्टेंट होता है मुनीज़ा। तो बिल्कुल अभी बता रहे हैं, वही बता रहे हैं आपको। अच्छा, अभी आप क्या कर रही हैं? बर्गर की असेंबलिंग की भी तैयारी कर रहे हैं हम, ठीक है। हल्का हल्का सा आप सेक रही हैं, हल्का हल्का सा, ठीक है। बस इसको बंद कर दिया। मैंने क्या किया कि मायोनीज़ लिया है, कितना? तकरीबन हाफ कप, ठीक है। हाफ कप ही इसमें जो है वो चिली गार्लिक जा रही है। ओके, दोनों बैलेंस है, हाफ कप मेयोनीज, हाफ कप चिली गार्लिक। बिल्कुल, ठीक है। और साथ इसमें जो है स्पून
थैंक यू। इसमें जो है 2 टेबलस्पून भर के क्रीम चाहिए। क्रीम ऑप्शनल है, ये बहुत अच्छा सा फ्लेवर दे देती है। अगर आपके पास नहीं है, इसके टेक्सचर स्मूथ करती है, क्रीम क्यों डालते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा सा फ्लेवर भी देती है, स्मूथ भी करती है इसको, और बहुत अच्छा सा इसका जो है फ्लेवर बड़ा मज़े का आता है। ठीक है, और इसमें जो है ये ½ टीस्पून में गार्लिक पाउडर ऐड कर रही हूँ। ठीक है, इससे भी बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आएगा इसके अंदर और डिफरेंट फ्लेवर आएगा। ठीक है, और ये जो मैं बता रही हूँ आपको सॉस, ये फ्राइज़ के साथ भी आप खा सकते हैं और बड़ी अच्छी लगती है ये वाली। तो आप बना के इसको फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं बॉटल में। कितने दिन के लिए? आराम से, क्योंकि ऑब्वियसली देखिए मायोनीज़ में और चिली गार्लिक में जो है दोनों में प्रिजर्वेटिव्स होते हैं ऑलरेडी, तो आप 1 मंथ तक आराम से इस सॉस को बना के रख सकते हैं। यानी कि फ्रिज में रख सकते हैं, फ्रिज में फ्रिज में रखें, फ्रिज शर्त में, ये है कि फ्रिज में बिल्कुल रखें। फ्रिज में रखना है आपने इसको। सही। अच्छा, कलर देखिए आप, कितना अच्छा कलर आ गया। वही कलर आ गया जो अमूमन जो है वो जिंगर बर्गर्स की सॉसेस में होता है। ऐसे ही। ठीक है, ये हमने ले लिया, इसको जो है हम लगा देंगे दोनों साइड पे अपने बर्गर्स की। मेरे लिए डबल चीज़ बर्गर बनाइएगा प्लीज़। OMG, डबल चीज़ डबल बर्गर। चीज़ मुझे कह रही होंगी कहाँ गई वर्दा की। देखिए, जब मैं कोई अच्छी चीज़ देखती हूँ ना खाने वगैरह, मुझे यकीन होता है कि वो बहुत ही मज़े की बन रही है, तो फिर मैं कहती हूँ कभी कभी खा लेना चाहिए। बिल्कुल यार, मैं तो कहती हूँ हम जो है ना खाना हमें एंजॉय बिल्कुल करना चाहिए। जो भी पेट की तो मेहनत कर रहा है। सो अभी मैंने आपसे कहा कि हम इतनी भागदौड़ कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, किस लिए? अपनी फैमिली का, अपना पेट पालने के लिए, इन्हीं चीज़ों के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। और अगर 2 वक्त का इंसान खाना भी मज़े से और अच्छे से दिल से ना खाए तो फिर फ़ायदा क्या होता है? बस फिर एक्सरसाइज ज़्यादा भले कर लें, है ना। हाँ। अच्छा, ये आपने इसमें सैलड लीव रखा है यहाँ पे ना? जी, नीचे रखा है। अच्छा, इसमें हम आइसबर्ग का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बारीक चॉप करके भी आप रख सकते हैं ना उसको। लेकिन आइसबर्ग को ना चॉप कभी भी नहीं करिएगा, उससे थोड़ा सा बिटरनेस आती है, हाथ से तोड़ लें। ओह हाँ, ये भी एक टिप है कि हाथ से टिप है। हाँ ठीक है, इस पे अपर साइड पे भी हमने लगाया। ठीक है, थोड़ा सा मैं सेंटर में ज़्यादा रखूँगी, इसका रीज़न आपको बताऊँगी अभी। सेंटर में ज़्यादा सॉस रखी है। हाँ, ये भी बताएंगे हम। मुनीज़ा फुल तैयारी के साथ आती है कि फ्राइज़ की भी कमी नहीं है कि मैं बोलूँ क्या हूँ ना कि फ्राइज़ नहीं है भाई, बर्गर के साथ ऐसा हो नहीं सकता। फुल तैयारी के साथ आती है। तैयारी के साथ देखें, आप लोगों के लिए सब कुछ हम करते हैं और आप लोग का प्यार है ये, जो आप लोग इतना प्यार हमें देते हैं। सही। अच्छा, अब अपने चीज़ स्लाइस, अच्छा इसकी असेंबलिंग ऐसे ही करनी चाहिए, लाइक आपने लास्ट में सलाद पत्ता या फिर आपने आइसबर्ग रखना है, लेटस, फिर उसके ऊपर जिंगर रखना है और फिर चीज़ का स्लाइस और ये जो जिंगर सॉस मुनीज़ा है तैयार। वाह, अब समझ आया मैंने क्यों बीच में ज़्यादा रखी थी। ये ज़बरदस्त। जब इसको हमने प्रेस किया, ये देखें, ये सॉस इसकी जो है वो निकल के आई सामने। तरफ रखने वाले आप। और ये जिंगर बर्गर तैयार हैं। टिंग टिंग टिंग। और जबरदस्त वाले फ्राइज आ गए इसके। वाह, और ये देखें ये प्रेस करा, ये सॉस निकल रही है इसकी। आप समझ आए, जो बीच में मैंने ज़्यादा रखी थी उसका ये रीज़न था। कितना ज़बरदस्त लग रहा है और इतना टेम्पटिंग लग रहा है। वाह, आप लोग अब ट्राई कर रहे हैं, आप लोग ये ट्राई कीजिएगा और हमें अपना फीडबैक देके ज़रूर बताइएगा कि आपके घर में जब आपने जिंगर्स बर्गर्स बनाए तो घर वालों का क्या फीडबैक था। ऐसे ही बनी सर? बिल्कुल, देखिए हमने बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत मज़े की चीज़ बनाई और जब हम मार्केट में जाते हैं बहुत एक्सपेंसिव मिलता है। आप देखिए मतलब कम से कम भी 250 to 350 आपको एक जिंगर बर्गर मिल रहा होता है, लेकिन जब आप ये घर में बनाएंगे आप यकीन करें आपको बहुत ज़्यादा जो है वो इकोनॉमिकल पड़ेगा। ठीक है, और इतना कोई एक्सपेंसिव नहीं पड़ता है जिंगर बर्गर। और आप एक साथ मैरिनेट करके रख दिया, आप क्या करें कि मैरिनेट आपने करके फ्रीज़र में रख दिया इसी तरीके से पानी में, और जब दिल चाहा आपने निकाला, उसको कोटिंग करा, फ्राई कर लिया। और दूसरी बात है कि बनाना कितना आसान है और कितना क्विक बनता है। आप ये भी नहीं कह सकते ना कि अरे जिंगर बनाना इतनी मेहनत लगेगी, इतना टाइम लगेगा, झटपट। और जितने भी इंग्रेडिएंट्स आपने यूज़ किए मुनीज़ा यहाँ पे, वो तमाम इंग्रेडिएंट्स हर घर में मौजूद होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको अलग से ख़रीदना पड़ेगा, हर घर में मौजूद होते हैं। मुनीज़ा, एक छोटा सा मैं आपसे सवाल करूँगी, अगर किसी को ये थाई पीस नहीं मिलता और उनके पास ब्रेस्ट पीस घर में मौजूद है चिकन का, तो क्विकली बता दें कि उसके साथ आप कैसे जिंगर बना सकते हैं? उसके साथ भी सेम तरीके से बनाएंगे, लेकिन कोशिश करिएगा कि उसको आप बीच से हाफ में कर दें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थिक होगा, ड्राई होता है। फिर दूसरा, उसको जो है ना या तो फोक की मदद से थोड़ा सा प्रेक कर दें। ठीक है, उससे क्या होगा कि वो जब एब्जॉर्ब करेगा तो वो अंदर से जूसी हो जाएगा। या आप हल्का सा हैमर भी कर सकते हैं उसको, और फिर उसके बाद उसको आप मैरिनेट करें और उसको मैरिनेशन का ज़्यादा टाइम दिएगा, कोशिश करें ओवरनाइट रख दें, फ्रिज में रखिएगा लेकिन। ठीक है, और उसके बाद आप उसको जो है मैरिनेट आपने अच्छे से टाइम दिया, उसके बाद आपने उसको निकाल के और इसी तरीके से सेम प्रोसीजर के साथ बना लें। सही।
चलें जी, बहुत ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच मुनीज़ा, इतनी यम रेसिपी हमें बनाने के लिए, बताने के लिए और हमें खिलाने के लिए भी, जो मैं खाऊंगी देख के। ठीक है, तो हमारा ये जो किचन से रेसिपी सेगमेंट है वो कंप्लीट हो गया। आपने प्रेजेंटेशन भी देख ली। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद प्रोग्राम का सिलसिला जारी रखेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं मुस्कुराती मॉर्निंग और इस वक्त जो कि हमारा सेगमेंट है, हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट मौजूद हैं। हमारे साथ लॉयर मौजूद हैं ओवैस, जिनसे हम बात करेंगे प्रॉपर्टी के हवाले से कि प्रॉपर्टी की ख़रीदो फ़रोख्त के टाइम पे हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, अपनी प्रॉपर्टी को हम जो है महफूज कैसे बना सकते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम ओवैस। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ओवैस, मुझे ये बताइए कि हम जब कोई भी प्रॉपर्टी ख़रीदने जाते हैं, चाहे वो घर हो, चाहे वो आपकी कमर्शियल पर्पज़ के हवाले से हो, हमें किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए? देखिए, सबसे पहले जब आप कोई भी प्रॉपर्टी को परचेज़ करते हैं तो आप एक सेल एग्रीमेंट करते हैं। सेल एग्रीमेंट जो होता है वो पार्ट पेमेंट होता है। उसमें ये होता है कुछ परसेंट हम उसको देते हैं, 10%, और उसके बाद उसकी फ़ोटोकॉपीज़ जो हैं डॉक्यूमेंट्स की हम ले लेते हैं। जब हमारी पोजीशन में उसकी फ़ोटोकॉपीज़ आती है तो हमारी सबसे पहली ज़िम्मेदारी ये होती है कि हम उसकी वेरिफिकेशन करें। जो भी प्रॉपर्टी जो उसका कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं, आप सबसे पहले उसकी लीज़ की वेरिफिकेशन निकलवाएं। उस वेरिफिकेशन पे देखें कि आप उसकी टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हुए हैं उसके ऊपर। सेकंड, आप उसको चेक करवाएं। सारी सर्टिफिकेट्स निकलवाने के बाद, सारी चीज़ें, मोड ऑफ पेमेंट्स चेक करने के बाद, उसके बाद आप सेकंड स्टेप पे जाते हैं। फर्स्ट डॉक्यूमेंट्स के अंदर जब आप सेल एग्रीमेंट करते हैं तो उसमें आप 3 महीने का टाइम लेते हैं। तो 3 महीने का टाइम इसलिए लिया जाता है कि उस डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की जाए। जब सारी चीज़ें क्लियर देखने के बाद उसके ऊपर देखते हैं कि कोई लोन तो नहीं है किसी बैंक का, कोई मॉर्गेज तो नहीं हुई भी, उसका भी सर्च होता है, उसमें पता चल जाता है कि कोई मॉर्गेज नहीं है उसके अंदर। सेकंड, फिर आप जो है सेकंड एग्रीमेंट करते हैं, जो सेल एग्रीमेंट सेकंड होता है, उसमें फुल पेमेंट करते हैं, एग्जीक्यूशन ऑफ टाइटल डॉक्यूमेंट्स अपने नाम पे कराते हैं। लेकिन जब एक कब्ज़ा माफिया, अगर मैं एक बात कहूँ कि कहते हैं प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा हो जाता है, एक कब्ज़ा माफिया है जो कि प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा कर देती है, लीगैलिटीज़ वहाँ पे कोई काम नहीं आती, तो इसकी क्या वजह है? तो इससे कैसे बचा जाए? देखिए, इससे बचने के लिए सबसे पहले तो आप डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन प्रॉपर करवाएं और आप उसको मेक श्योर हों कि जो आपने डॉक्यूमेंट्स जो उसकी वेरिफिकेशन करवाई है वो प्रॉपर है भी या नहीं है। अब बहुत से लोग ये करते हैं कि सर्च सर्टिफिकेट के लिए किसी को अपॉइंट करते हैं, वो जाता है सर्च सर्टिफिकेट निकलवा लेता है। आप उसको चेक नहीं करवाते हैं, फिर आप दोबारा सर्च सर्टिफिकेट को चेक करवाएं कि आइदर ये सर्च सर्टिफिकेट जो है कंसर्न अथॉरिटी से निकला है या नहीं है। अच्छा अवैस, देखिए जिस तरह आप ये बात कर रहे हैं कि आपकी जो आपने खुद क्रॉस चेक करना है, आपने वेरिफिकेशन करनी है, ये तो प्राइमरीली फर्स्ट पार्ट होता है जब भी आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन दूसरा पहलू, पहले तो ये बता दें कि कौन कौन सी चीज़ों को आपको चेक करना ज़रूरी है, वेरिफिकेशन हो जाए तो आप उस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें। ज़रा सारी चीज़ें गिनवा दें। देखिए, सबसे पहले तो आप एक कंसर्न अथॉरिटीज़ जो है वो कराची को रन कर रही है। मैं कराची की बात करूँगा। KDA हो गई, MDA हो गई, LDA हो गई, मिलिट्री स्टेट ऑफिस हो गई, कैंटोनमेंट बोर्ड हो गई। अब इसी में इनकी मुख्तलिफ स्कीम्स हैं। इनकी स्कीम के तहत आप प्रॉपर्टीज़ को परचेज़ करते हैं। आप उस स्कीम्स में जाके पहले वेरीफाई कराएं कि भाई ये जो प्रॉपर्टीज़ है ये KDA रन कर भी रही है या नहीं है, KDA से अप्रूव्ड है भी या नहीं है। तो KDA जो है, कोई भी इदारा होता है वो NOC देता है। एग्जैक्टली। NOC के बगैर आप किसी भी चीज़ में, आप किसी के अंदर इन्वेस्ट ना करें किसी। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है अथॉरिटी का इन्वेस्ट करना। NOC मिलेगी तो फिर उसके बाद वो अप्रूव्ड होगा। और इसके बाद के स्टेप ज़रा बता दीजिए कि क्या क्या चीज़ें आपकी प्रॉपर्टी में मैंडेटरी हैं, उसके बगैर आपने नहीं करना इन्वेस्टमेंट। उसके बाद डिटेल में मैं आपको बता देता हूँ कि आप फर्स्ट जो है, सबसे पहले आप किसी भी प्रॉपर्टी के लिए एक सेल एग्रीमेंट करते हैं। ठीक है। किसी भी प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए पहला एग्रीमेंट जो होता है आपका सेल एग्रीमेंट होता है। सेल एग्रीमेंट के तहत टर्म्स एंड कंडीशन दोनों में देखे जाते हैं। उसमें ये बताया जाता है कि भाई ये कुछ पैसे मैं आपको दे रहा हूँ, इसके बदले आप मुझे हैं डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे रहे हैं जो मैं इसको वेरीफाई कराऊंगा। इसको वेरीफाई कराने का प्रोसीजर ये है कि आप लीज़ के लिए वेरीफाई करवाते हैं। सबसे पहले जो आपका फर्स्ट डॉक्यूमेंट होता है वो लीज़ होती है। आप लीज़ को वेरीफाई कराने के लिए आप इसके सेंट्रल रिकॉर्ड में जाते हैं। आप वहाँ पे जाके इसकी सर्च करवाते हैं कि आइदर ये लीज़ यहाँ पे है भी इसका रिकॉर्ड या नहीं है। उसके बाद सेकंड स्टेप जो है, फिर आप वो चेक करवाते हैं, सब रजिस्ट्रार के पास भी जाते हैं, वहाँ से भी आप चेक करवाते हैं, कंसर्न अथॉरिटी के पास भी आप चेक करवाते हैं। तो ये सब मोडेलिटीज़ को पूरा करने के बाद फिर आप जाते हैं सेकंड स्टेप के ऊपर।
सेकंड स्टेप आपका ये है कि जब आप सेकंड एग्रीमेंट करते हैं तो उसमें एग्जीक्यूशन ऑफ टाइटलमेंट जो है वो चेंज हो रही होती है, तो वो आपके नाम पे आ जाता है। ठीक है, अब वैसे लेकिन दूसरा सवाल जो बनता है इस पर वो ये मैं कराची वालों के लिए पूछना चाहूँगी ये, क्योंकि कराची वालों का एक बहुत अहम मसला है। जिस तरह इंक्रोचमेंट ड्राइव स्टार्ट हुई, इनिशियली तो हमें लगा कि शायद इस्लाम एरिया तक ये महदूद है, लेकिन बात इतनी बढ़ गई कि गुलशन से लेके कराची के हर एरिया तक इंक्रोचमेंट्स निकल आई, सदर हो, गुलशन हो या जो भी एरिया हो। अब इसमें एक आम आदमी, जिस तरह आपने बताया फर्स्ट कौन से एसेंशियल्स होते हैं कि आपने जो अथॉरिटीज़ हैं, एमडीए है, एसपीसीए है, इसके अलावा जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं उन सबको आपने चेक करना है। एनओसी तो उन्होंने दी है, रिलीज़ किया, तभी तो वो पूरा प्रोजेक्ट बना है। उसके बाद वो लीज़ भी है, उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं। एक नॉर्मल बंदा जाके अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक उसमें इन्वेस्ट कर देता है। कोर्ट का ऑर्डर आता है 10 साल बाद, बिल्डिंग गिरा दो। ये वही बात है जो मैं आपसे बेसिकली कर रही थी कि अगर सिंपली हम बात करें नस्ला टावर की, अगर हम क्लियरली बात करें कि एक कोई भी एक शख्स है, उसने अपनी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी उसमें लगा दी, और जो आप जिन लोगों से प्रॉपर्टी ले रहे होते हैं वो आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन दिखाते हैं। सिर्फ इसकी नहीं, हम और भी अगर कई मिसालें लें, ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं जो नए बन रहे हैं, उनमें प्रॉपर आपको लीगल डॉक्यूमेंट्स शो किए जाते हैं, एनओसीज दिखाई जाती हैं, लेकिन उसमें आप इन्वेस्ट करने के 2 से 3 साल बाद आपको पता चलता है कि जी वो तो इलीगल है। तो इस पे कैसे हम जो है वो आइडेंटिफाई सबसे पहले तो हम लोग ये देखना चाहिए कि हमें वो मैप के अंदर कौन सी चीज़ बताई जा रही है। मैंने आपको जैसे कंसर्न अथॉरिटी को बताया, अब अथॉरिटीज़ के अंदर देखा जाता है एमिनिटीज़ के प्लॉट्स होते हैं, पार्क की ज़मीन होती है, पार्क की ज़मीन को हम लोग कहते हैं ग्रीन बेल्ट। अब ग्रीन बेल्ट के ऊपर लोग कंस्ट्रक्शन करके बैठे हुए, उनको पता है कि भाई ये ग्रीन बेल्ट है, लोगों को मालूम आता है, वो फिर भी इन्वेस्ट करते हैं। वो कहते हैं कि कोर्ट्स के ऑर्डर आएंगे, अब देखा जाएगा, बाद में ये होगा, डिले करते हैं। लेकिन अवेश जिस तरह आप एमिनिटी प्लॉट्स की बात करें, और भी इस तरह के प्लॉट्स हैं जिनके ऊपर, मैं हॉस्पिटल्स का नाम नहीं, बहुत बड़े हॉस्पिटल्स हैं, आप अवेयर होंगे उसके, वो किसी और हवाले से थे लेकिन उन्होंने किसी और तरह कर लिया, तो वो बैठे हुए हैं, उनका काम भी चल रहा है। जो इन्फ्लुएंशियल्स हैं उनके हवाले से कुछ नहीं हो रहा, लेकिन एक आम आदमी पिस रहा है जिसने अपनी ज़िंदगी की पूरी जमा पूंजी इन्वेस्ट कर दी। अब वो बेचारा क्या करे, उसने सारे लीगैलिटीज़ को देखते हुए, लीगल डॉक्यूमेंट्स को देखते हुए इन्वेस्ट किया था। क्या ये विद ड्यू रिस्पेक्ट ऑफ कोर्ट्स, क्या ये एक आम आदमी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं है? देखिए, कोर्ट का डिटेल जजमेंट है इसके अंदर। कोर्ट ने एक चीज़ को बताया है कि ये जो है रेगुलेटरीज जो होती हैं वहाँ से इन्होंने सर्विस रोड को कब्जा किया है। कोर्ट ने डिटेल में बताया, और उसके बाद बताया भी है कि जिन्होंने जो भी चार्जेस पे किए हैं, जो भी एग्रीव्ड हैं, वो जाएं, और वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो जो भी उनके चार्जेस भरे गए वो उनको बिल्डर से दिलवाएं। बिल्डर कहाँ देगा? ये कितने केसेस हैं बिल्डर्स, अब तक जितनी भी इंक्रोचमेंट्स हुई हैं उसमें कौन से बिल्डर ने फैसिलिटेट किया, आप ये भी बता दें। वो पकड़ में ही नहीं आते। कोई ऐसा प्रेसिडेंट कोर्ट का आया हो कि ये हो गया, और फिर इसके बाद इन्होंने भी इन्वेस्ट दोबारा से अपने जो उनके इन्वेस्ट करने वाले थे उनको कंपनसेट कर दिया? देखिए, बहुत से ऐसे कानून हैं जो अमेंड होने की ज़रूरत है। अगर बिल्डर्स की बात की जाए तो बिल्डर्स की एसोसिएशन है, बिल्डर्स को भी आप पहले तो ये करें कि जो खराब बिल्डर्स की बिल्डर है, एसोसिएशन वाले तो खुद प्रोटेस्ट करें, वो कह रहे हैं कि क्यों अथॉरिटीज हमें एनओसीज देती रही, क्यों अथॉरिटीज ने हमें बेवकूफ़ बनाया। तो इसमें स्टेट इन्वॉल्व हुआ ना, अनफॉर्चुनेटली प्रोविंशियल गवर्नमेंट इसमें उनका रोल आया। साथ ही साथ जिस तरह अगर हम इस्लाम एरिया की बात करें, गुजर नाले के ऊपर सारे गरीब, मतलब ठीक है ये बहुत क्लियर है कि इस्लाम एरिया में कि आज किस तरीके से वो बैठे हुए हैं, लेकिन फिर उनको उठा के फेंक दें, मतलब एक स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपको सिक्योर करना। तो ये प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट तो दूर की बात, ये इतने सारे मसलों में आखिर कराची वाले कैसे इन्वेस्ट करें, कैसे ट्रस्ट करें अपना? देखिए, सबसे पहली बात मैं फिर आपको कहूँगा कि आप उसकी प्रॉपर वेरिफिकेशन करें। जो भी आपकी प्रॉपर्टी है आप उसको देखें। इसलिए एक इदारा रखा गया मैप के नाम से, जो वहाँ पे जाके आपको बताता है कि अगर आप गूगल मैप भी देख ले तो उसमें आपको 25 साल या 30 साल पुराना मैप देख ले तो बता रहा होता है ये गली है, एक प्लॉट बना हुआ है, उसके बाद एक सोसाइटी है, सोसाइटी के अंदर ये प्रॉपर प्लॉट्स हैं, इसके बाद ये गली हो रही है। बहुत से लोग क्या करते हैं, उस गली को भी कैप्चर करके अपने अंडर कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं, एरिया बढ़ा लेते हैं। अब होता क्या है, उसकी नेग्लिजेंस क्या होती है, वो बढ़ा तो लेते हैं। अब क्या होता है, अब अथॉरिटी को पता चलता है कि भाई इन्होंने नेग्लिजेंस किए, तो वो ऑर्डर करता है कि भाई इन्होंने नेग्लिजेंस किए तो तमाम इनकी प्रॉपर्टीज़ को आप ख़त्म करें, जो उसमें उसका प्लॉट है उसको आप ख़त्म करें, उसको आप डिमोलिश कर दें। तो अब जो उनका सही एरिया भी है वो भी उसकी जद में आ जाता है। तो नेस्ला टावर का फैसला भी कुछ ऐसा ही है। नेस्ला टावर के अंडर में कंस्ट्रक्शन हुई, प्रॉपर एनओसीज मिली, सब कुछ है, मगर जो उसका इशू है वो सर्विस रोड का इशू आ रहा है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि सर्विस रोड का इशू जो है वो स्टार्ट से ही मेंशन था, लेकिन लोगों ने उसके बावजूद भी उसमें इन्वेस्ट किया। बिल्कुल, कहीं ना कहीं तो ये चीज़ें आपको भी वेरीफाई करनी चाहिए। एक एग्जांपल हो गई ना कि जहाँ पे लोगों की नेग्लिजेंस आई, लेकिन लोगों की नेग्लिजेंस के साथ साथ फिर वो सारे डॉक्यूमेंट्स भी तो उनको मिले ना, तभी उन्होंने इन्वेस्ट किया। जब उनको श्योरिटी मिली तो उन्होंने इन्वेस्ट किया। देखिए, हमारी भी तो कोई लायबिलिटी, और जब ये पूरी बिल्डिंग बन रही थी, कंस्ट्रक्ट हो रही थी, तो उस वक्त अथॉरिटीज़ कहाँ थी?
देखिए वो तो पाकिस्तान का एक सवाल हर बंदा यही पूछ रहा है कि अथॉरिटीज़ कहाँ थी उस वक्त? कहाँ चली गई, जिन्होंने किधर हैं, पैसा कहाँ गायब अनफॉर्चुनेटली हैं? बनाना था, जितनी भी अथॉरिटीज उन्होंने कर लिया। अब नुकसान एक आम आदमी को हो रहा है, तो वेस्ट बहुत सारे लोगों को हार्ट स्ट्रोक हुआ है, बहुत सारे बिल्कुल, लोगों बिल्कुल, की इंस्टेंटली मौत हुई है क्योंकि उनकी जिंदगी की जमा पूंजी थी। एक धचका लगा है उन सबको। बिल्कुल एग्जैक्टली ज़ाहिर सी बात है, जमा पूंजी होती है, इंसान जमा करता है अपने पैसे के, उसके बाद इन्वेस्ट करेगा, अपने बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर करेगा, उसके बाद उसका एक झटका लगता है कि भाई ये तो बिल्डिंग गिराने का, डिमोलिश करने का ऑर्डर और हो गई है, और उसका बहुत क्या से किया जाए। ओवरसीज और ये पाकिस्तानी एक एग्जांपल है सिर्फ, और बहुत सारी एग्जांपल्स, पूरा कराची इस तरह की एग्जांपल से भरा हुआ है। Exactly. अब ये भी ज़रा बता दें कि जिस तरह हमने एक नॉर्मल बंदे के लिए, सिटीजन के लिए आपने बताया कि उसको सारे डॉक्यूमेंट्स को, लीगैलिटीज़ को देखना चाहिए, वो साथ में एक और एडिशनल पॉइंट आपने रेज किया कि गूगल मैप को भी देखें, बहुत बैक डेटेड जाकर देखें सारी चीज़ों को, जाके उसके डिपार्टमेंट्स हैं, मैप में जाके वेरीफाई कराएं, केडीए में जाके बैठें, उसकी चेन ऑफ टाइटल डॉक्यूमेंट्स निकलवाएं। केडीए से ही करप्शन हो रही है, अब आप एक एसबीसीए से ही हो रही है, आप एक इंडिविजुअल की जिम्मेदारी तो पूरे इदारे को तो नहीं दे सकते हैं। वैसे आप ये बात सही कह रहे हैं कि देखिए वही वाली बात है कि अगर आपको भी कहीं ना कहीं आपको भी पता होता है कि आप क्या कर रहे हैं, अगर ये जमीन आपकी बढ़ी हुई है, सबको नहीं मालूम होता, लेकिन सबको नहीं, बहुत से लोगों को पता भी होता है, वो पता होने के बावजूद भी वो कर रहे हैं। अच्छा, मैं एक और एग्जांपल दे देती हूँ इसमें। अगर हम मली की तरफ चले जाएं तो वहाँ पे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो अभी की एनओसी नहीं है, वो 20-20 साल पुरानी एनओसी दी गई है, यानी कि ये क्या हो रहा है, सिस्टम पूरा 20 साल से जो करप्शन में इन्वॉल्व रहा है उसमें एनओसी दी गई है। अब वो कंस्ट्रक्शन, जब पूरी कंस्ट्रक्शन धड़ाधड़ स्टार्ट हो गई, लोगों ने करोड़ों रुपए के दो कमरे के मकानों में इन्वेस्ट कर लिया, अब वापस सबके ऊपर प्रॉब्लम आ गई। तो ये बहुत ही एक अजीब सा मसला है, इसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं, छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद प्रोग्राम का सिलसिला जारी रखेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक जनाब। आफ्टर द ब्रेक हम एक बहुत ही अहम मौजू पर डिस्कस कर रहे हैं जो कि प्रॉपर्टी के हवाले से है। बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें पता नहीं होती, या हमें पता होने के बावजूद भी हम उस चीज़ को कहीं बैकएंड अगर हमारे माइंड में चल भी रही होती है तो हम इग्नोर करते हैं कि चलें अभी देखा जाएगा, बाद में देख लेंगे। और इस मौजू को रखने का मकसद यही है ताकि लोग जब अपनी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं उनके लिए बहुत मेहनत से वो कमाते हैं, और जिस तरह अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इन्फ्लेशन हर साल ऊपर जाता है, महंगाई बढ़ती जाती है, कम तो नहीं होती। तो अब इस सिनेरियो में जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको सारे जो है प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के प्रोज एंड कॉन्स मालूम होने चाहिए, कैसे आपको नुकसान होगा, कैसे फ़ायदा होगा, आपको क्या करना है, कैसे आप रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन सकते हैं। वैसे और भी अगर आप कुछ लोगों की अवेयरनेस के लिए इस पर बताना चाहें कि कैसे, या ये बता दीजिए कि किस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें या ना करें, या और मज़ीद ऐड डाउटफुल कर दें। कैसे पता चलेगा कि डाउटफुल सबसे पहले तो आप अपनी जमा पूंजी जो है वो एक जगह रख के एक प्रॉपर्टी को ख़रीदते हैं ताकि अपने बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर करें। ट्रू। मगर आप जब प्रॉपर्टी ख़रीदने जा रहे होते हैं तो आप उसके अंदर कंसल्ट नहीं करते हैं। जिनका प्रोफेशनल काम है आप उनसे कंसल्ट करें, उनको इंगेज करें, उनको बुलाएं, उनके साथ बैठें, उसके साथ डिस्कस करें कि ये मेरा बजट है, मैं यहाँ स्कीम में चाहता हूँ, इस तरीके से ये मेरी प्रॉपर्टी है। अब वो आपको बताता है कि भाई इस स्कीम में जाइए, यहाँ पे चले जाइए, केडी अप्रूव्ड है, या इस तरीके से स्कीम्स हैं, या ये फ्लैट्स हैं, इनको एनओसी मिली हुई है, इसकी प्रॉपर लीज है, बैंड के अंदर नहीं है, तो आप जाके कंसल्ट करें। अगर वो कंसल्टेशन में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो आप सेकंड कंसल्ट करें, आप थर्ड ओपिनियन भी लें, जैसे थर्ड ओपिनियन भी लें, अपनी प्रॉपर्टी को सेव करें, जिस हद तक जा सकते हैं वो आप जाएं। बिल्कुल आपकी जमा पूंजी है, अब मैं तो कहूँगा आप थर्ड क्या फोर्थ में भी जाएं। लेकिन ओवैस बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि फेक डॉक्यूमेंटेशन भी बन जाती है, जो प्रॉपर्टी के नाम पे फ्रॉड हो रहा होता है बाज़ जगह पे, जो ये हमारे इस तरह का एक तबका है जो नहीं इन चीज़ों तक पहुँच सकता, उनकी रसाई नहीं है, तो जो फेक डॉक्यूमेंटेशन होती है तो उसको कैसे पकड़ा जाए कि भाई ये डॉक्यूमेंटेशन फेक है या नहीं है? देखिए कंसर्न अथॉरिटीज़ जो हैं जो अप्रूव करती हैं, आप डॉक्यूमेंट का सर्च निकलवाते हैं, आप वहाँ जाते हैं, मालूमात करते हैं कि ये प्रॉपर्टी अलवीना के पास है या ये प्रॉपर्टी वर्दा के पास है, तो आपके पास जो डॉक्यूमेंटेशन आपको मिलती है, आप वहाँ जाते हैं, वहाँ से सर्च निकलवाते हैं, रिकॉर्ड में पता चलता है कि ये प्रॉपर्टी का लास्ट ओनर कौन है, टाइटल एग्जिस्ट किसके पास करता था। तो जब वो रिकॉर्ड आ जाता है आपके पास, अगर आपने किसी कंसल्टेशन के थ्रू की, किसी बंदे को हायर किया, वो जाता है सर्च निकलवा के आपको दे देता है, तो आपकी भी एक जिम्मेदारी है कि आप उस सर्च को भी वेरीफाई कराएं कि आए ये सर्च वेरीफाइड है या नहीं है, उसी अथॉरिटी से निकला हुआ सर्च है या नहीं है। यानी कि बात वही आ जाती है कि हमें आंख बंद कर किसी और पे भरोसा नहीं करना चाहिए, हमें अपनी जिम्मेदारी भी जो है वो पूरी करनी चाहिए कि खुद से जाके आप आगाही लें, देखें उस चीज़ को, अपनी लाइबिलिटीज़ को भी पूरी करें। और जब किसी को कंसल्ट कर रहे हैं, लाइबिलिटीज़ की तो हम बात कर रहे हैं वैसे, और हम हमेशा लाइबिलिटीज़ की बात करते हैं जब प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की बात आती है, फिर राइट्स की बात कौन करेगा, राइट्स की बात भी कर लेते हैं जो एक सिटीजन के राइट्स हैं।
टैक्स भी दे रहा है, फिर उसके बाद प्रॉपर्टी में वो अपनी रोज़ी से एक इन्वेस्टमेंट करा अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, लेकिन फिर उसी के राइट्स प्रिजर्व नहीं है। देखें, ये तो रियासत की जिम्मेदारी है कि उसके राइट्स को सिक्योर करे। एग्जैक्टली। अगर आप देख रहे हैं कि कोई आपकी नाक के नीचे रियासत के अंदर अगर कोई गलत काम कर रहा है तो किसकी जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर को देखने के लिए या उस प्रॉपर्टी को देखने के लिए कि आया इसकी एनओसी इसको अप्रूव्ड हुई भी है या नहीं है। तो अब रियासत की जिम्मेदारी है कि वो उसको देखे, लोगों को कंपनसेट करे। अगर समझ में आता है कि भाई नहीं हुआ है इनके साथ तो इनको कोई और अकोमोडेट अच्छा वैसे आपको क्या लगता है कि ये जो सिनेरियो कराची में चल रहा है और ये प्रॉपर्टीज़ के ऊपर जो डिस्प्यूट्स आ रहे हैं और जो इंक्रोच्ड प्रॉपर्टीज़ कही जा रही हैं उसका सिलसिला क्या अब ख़त्म हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? देखिए, ये सिलसिला कहीं ना कहीं तो रुकना था। अब स्टार्ट अगर हम देखते 70 से 75 से 80 से स्टार्ट हुआ। प्रॉपर्टीज़ जो थी, नालों के ऊपर कंस्ट्रक्शन हो गई, पार्क्स के ऊपर कंस्ट्रक्शन हो गई, इलीगल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर हो गई, कमर्शियल एरिया के ऊपर रेजिडेंशियल एरिया के ऊपर रेजिडेंशियल को कमर्शियल बना दिया, कमर्शियल को रेजिडेंशियल बना दिया। स्कूल के प्लॉट्स के मामले में रेजिडेंशियल में स्कूल्स खुले हुए। तो कहीं ना कहीं तो ये सिलसिला रुकेगा। तो आज तो यही मैं जानना चाह रही हूँ, आपको लग रहा है कि रुकेगा ये सिलसिला या खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे ऐसा हो सकता है कि सिलसिला रुका, इंक्रोचमेंट्स को रिमूव किया, दोबारा से SBC और तमाम तर हमारे अल्हम्दुलिल्लाह जो इदारे हैं वो दोबारा से नई एनओसीज फेक एनओसीज रिलीज कर दें, दोबारा स्टार्ट हो जाए? देखिए, फिर मैं वही बात करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने चलें आई है इंक्रोचमेंट के ऑर्डर्स किए हैं तो रियासत की भी कुछ जिम्मेदारी है। अगर सुप्रीम कोर्ट कोई ऑर्डर्स कर रही है तो रियासत भी देखे कि भाई एक लिस्ट प्रोवाइड करे कि भाई इंक्रोचमेंट है, हम इनको कंपनसेट करते हैं, ये चीज़ें हैं, ये जगहें हैं, हम इनको कंपनसेट करके यहाँ पे लाते हैं। तो क्यों सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं उनको सपोर्ट करेगी, उनको बताएगी कि भाई ठीक है आप इनकी रियासत की आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जो बेसिक नेसेसिटीज़ है, जो राइट्स हैं उनको पूरा करें, फुलफ़िल करें। ठीक। और अवैस ये भी ज़रा मज़ीद इसमें ऐड कर दीजिए कि जिस तरह हम बात कर रहे होते हैं मुख्तलिफ़ एरियाज़ की, आपको लगता है कि कराची में कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जिसमें प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना आप नहीं चाहेंगे कि वहाँ पे किया जाए, रिस्की है? देखिए, मैं आपसे फिर वही बात करूँगा कि जब कोई आप एग्जाम्पल आप एक गाड़ी लेने के लिए जाते हैं, आप जब गाड़ी लेने के लिए जा रहे हैं तो आप सबसे पहले उस गाड़ी को परचेज करने से पहले आप उसको CPLC में उसका रिकॉर्ड चेक करेंगे। आप उसको देखते हैं कि उस गाड़ी के ऊपर कोई FIR तो नहीं है, उस गाड़ी के ऊपर कोई लोन तो नहीं है, कोई ऐसे मामला तो नहीं है, कोई चीज़ तो नहीं है। आप क्लियरेंस लेते हैं उसकी, उसके बाद उस चीज़ को परचेज करते हैं। मैकेनिक के पास जाके उस गाड़ी को चेक करवाते हैं कि हाँ भाई इसमें क्या फॉल्ट है। वो तो कह रहा है कि ये गाड़ी जो है वो बम्पर टू बम्पर जेन्युइन है। जब मैकेनिक के पास जाते हैं वो कहते हैं मेजर एक्सीडेंट है। तो वहाँ से जाके आपको पता चलता है कि भाई बातों में तजाद है। तो यानी आपने क्रॉस चेक करना है, दोबारा से वेरिफिकेशन करनी है। और जब तक आपको बार बार 2 से 3 मरतबा मालूम ना हो जाए डिफरेंट सोर्सेज के ज़रिए कि आपकी प्रॉपर्टी जहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट है और लीगल है, तब तक आप इन्वेस्ट ना करें, ये आपकी एडवाइस है। अच्छा, और मल्टीपल सोर्सेज से आपने क्रॉस चेक करना है, मल्टीपल तरीक़ाकार से आपने चेक करना है। दूसरा ये भी बता दें इसमें कि जिस तरह मैं आपसे जानना चाहती थी कि कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ आप आइडेंटिफाई करना चाहेंगे या नहीं, लेकिन आपका इस पर जवाब मुझे कुछ डिप्लोमेटिक सा लगा। देखिए, KDA अप्रूव सोसाइटीज़ होती है, KDA अप्रूव में जाएं, बैलेटिंग होती है जो KDA खुद अप्रूव करता है। आप चेक्स करें, वहाँ जाके मालूमात करें कि भाई KDA अप्रूव्ड है, KDA की जो सोसाइटीज़ है उसकी एक बैंड लिस्ट निकलती है। आप उधर जाके वेरीफाई करेंगे भाई ये जो मैं जहाँ परचेज़ कर रहा हूँ वो बैंड लिस्ट के अंदर तो नहीं है। आप रजिस्ट्रार के पास जाते हैं, आप चेक करते हैं भाई मैं इधर एक फ्लैट परचेज़ करना चाह रहा हूँ और ये मेरा प्रोजेक्ट है। आप वहाँ जाके देखते हैं कहीं ये बैंड लिस्ट के अंदर तो नहीं है। यानी आपने थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा और थोड़ी सी रिसर्च करनी होगी, घर बैठ के आपने इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा इस तरफ भी आ जाते हैं कि जैसे अगर हम प्रॉपर्टी को रेंट पे ही देते हैं अपने, सही, मैं थोड़ा सा इस तरफ भी आ जाती हूँ कि वो तो हमने समझ ली चीज़। अगर हम प्रॉपर्टी को अपनी रेंट पे देते हैं और आपके जो टेनेंट्स हैं वो उस पर कब्जा कर लेते हैं, वो स्टे ऑर्डर ले आते हैं कोर्ट से, क्योंकि ये मिल जाता है उनको कि भाई अभी हमें नहीं मिल रहा है। अगर हमने स्कूल खोला हुआ है यहाँ पे तो उसके लिए फेवर में आके कोर्ट जो है वो स्कूल वालों को जो है वो स्टे ऑर्डर दे देती है। फिर वहाँ पे ओनर लैंडलॉर्ड क्या करे बेचारा? सबसे पहले एक बात होती है, किसी भी रेंट एग्रीमेंट जो होता है उसकी मद होती है 11 महीने की। 11 मंथ्स का आपका एग्रीमेंट है। आप 3 साल भी कर सकते हैं, आप 2 साल भी कर सकते हैं। तो सिंध रेंटेड प्रीमिसेस ऑर्डिनेंस है जिसके तहत आप प्रॉपर्टीज़ को, अगर आप किसी को आपने प्रॉपर्टी दी है तो कौन कौन से मराइल से गुजर के आप प्रॉपर्टीज़ को वापस ले सकते हैं। आप पर्सनल लीड के ऊपर ले सकते हैं, आप विडो ले सकती हैं। आप अगर बिलफर्ज आप किसी ने आपकी प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा कर लिया
तो वो ज़ाहिर सी बात है आपको किराया नहीं जमा कर रहा होगा, तो आप कोर्ट में जाएंगे, आप कोर्ट में जाके बताएंगे कि भाई इसने मेरी प्रॉपर्टी रख ली है और इसका मिसयूज़ कर रहा है, मैंने जिस पर्पज़ के लिए इस प्रॉपर्टी को दिया था वो प्रॉपर्टी इस मकसद के लिए यूज़ नहीं हो रही और उसके अंदर इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही है, तो मैं क्या करूँगा, मेरा क्या राइट बनता है। तो कोर्ट में इसमें से रेंटेड प्रेमिसेस ऑर्डिनेंस है, उसके तहत जाया जाता है, एजेक्टमेंट की एक एप्लीकेशन फाइल होती है, वहाँ पे केस चलता है, उसके बाद इंशाल्लाह। लेकिन वो केस इतना प्रोलॉन्ग हो जाता है वेज के थक हार जाते हैं लैंडलॉर्ड। तो क्योंकि मैं अगर छोटी सी एग्जांपल दूं कि एक स्कूल की आप एग्जांपल है जहाँ पे इलीगल कोई, मैं कहूँगी कि कुछ नहीं हो रहा, वहाँ पे स्कूल ही है और वो जस्टिफिकेशन भी है कि भाई इतने सारे लाखों करोड़ों बच्चे जो हैं उस स्कूल में पढ़ रहे हैं हज़ारों की तादाद में, अगर हम यहाँ से स्कूल हटाएंगे तो ये बच्चे कहाँ जाएंगे। तो उस मामले में फिर आप कैसे जो है अपनी प्रॉपर्टी वापस ले सकते हैं? देखिए प्रायर नोटिस भी तो दिया जाता है, उनको बताया जाता है कि भाई अब मैं इसको पर्सनल नीड में अपनी पर्सनल यूज़ में रखना चाह रहा हूँ उस प्रॉपर्टीज़ को, और फिर कोर्ट से कंसल्ट किया जाता है, बताया जाता है कि मैंने ये प्रॉपर्टी जो है 11 महीने के लिए दी थी, अब ये इसके ऊपर कब्जा करना चाह रहा है। क्योंकि एग्रीमेंट इनिशियली तो एग्रीमेंट होता है ना आपका। अच्छा, इन चीज़ों पे एग्रीमेंट भी तो बड़े होते हैं ना, 5 साल के 6 साल के ऐसे होते हैं। लीज एग्रीमेंट, लीज एग्रीमेंट 5 साल के एग्रीमेंट से जब आप किसी से एग्रीमेंट कर रहे हैं, मैंने आपको बताया ना टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, अगर वो टर्म्स एंड कंडीशन को सबलेट कर देता है, आगे किसी और को रेंट पे दे देता है, आपके पास पता चलता है, तो आप कोर्ट से कंसर्न करते हैं, जाके आपकी प्रॉपर्टी को मॉडिफाई कर देता है, ऑल्ट्रेशन कर देता है, आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान हो रहा है, तो आप जाएं कोर्ट से कंसल्ट करें, उसका लॉ मौजूद है। अच्छा, तो क्या जल्दी इसकी हियरिंग हो जाती है? जल्दी हियरिंग हो जाती है, आप कोर्ट में जाते हैं, बताते हैं, फिर उसके बाद केस चलता है। ठीक है, प्रॉपर्टी से मज़ीद जो रिलेटेड इश्यूज़ हैं उसके ऊपर बात करेंगे। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किस तरह कर सकते हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिया। थोड़ा बहुत हमने जो है किराएदार और मालिक मकान के हवाले से भी गुफ्तगू की, और भी मज़ीद प्रॉपर्टी के हवाले से कुछ गुफ्तगू करेंगे। छोटा सा वक्फा लेंगे। वेलकम बैक जनाब आफ्टर द ब्रेक, और हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स के ऊपर, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, किस तरह से आप अपनी प्रॉपर्टी को देखभाल के जो है वो ख़रीद सकते हैं, अपना पैसा इन्वेस्ट करें। तो 2 से 3 बार आप जो है वो सजेशन लीजिए, कंसल्ट कीजिए। और ब्रेक पे भी हम बात कर रहे थे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स के ऊपर कि अगर मैं एग्जांपल दे रही हूँ केस की, कोई एक शख्स की डेथ हो जाती है, उन्होंने पावर ऑफ अटॉर्नी किसी के नाम की हुई है, लेकिन घर अपना मकान या जो भी जायदाद है उनकी किसी के नाम ट्रांसफ़र नहीं की हुई, तो इसमें फिर कोर्ट में कैसे अपील किया जाए उसको उसका हक लेने के लिए? पावर ऑफ अटॉर्नी का लॉ है, मैं तो लोगों को यही प्रॉपर बात करूँगा कि पावर ऑफ अटॉर्नी जो है, अगर इन केस किसी की डेथ हो जाती है तो एग्जिस्ट ओनर, जो टाइटल ओनर है, वो जिसने पावर जिसको दी है वो वापस वही हो जाते हैं। पावर ऑफ अटॉर्नी जिसके नाम पे, पावर ऑफ अटॉर्नी जिन्होंने दी है, जिसको नॉमिनेट किया है। तो लोगों को मैं तो यही मशवरा दूंगा कि आप पावर ऑफ अटॉर्नी से टैक्सेस बचाने के लिए आप पावर ऑफ अटॉर्नी करते हैं, आप प्रॉपर सेल डीड के अंदर जाएँ, आप प्रॉपर सेल डीड कराएं, अपने राइट्स को जो है जो सेल डीड करवाएं, तो राइट्स आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो प्रॉपर। पावर ऑफ अटॉर्नी की अगर हम बात करते हैं तो पावर ऑफ अटॉर्नी में इन केस किसी की भी डेथ हो जाती है तो फिर वो वापस टाइटल को आप ऑनर को ढूंढते रहें। अब आपको 15 साल बाद जाके पता चलता है कि भाई हमने ये प्रॉपर्टी मेरे वालिद ने पावर पे ली थी, मेरे फादर की डेथ हो गई। अब मेरे फादर की डेथ हो गई तो जो एग्जिस्ट लीज जिसके नाम पे थी हम उसको ढूंढते फिरते हैं, वो कहते हैं कहाँ पे हैं, अब उनको ढूंढ रहे हैं, अब उनका अता पता नहीं है, या उनकी भी डेथ हो चुकी है, उनकी भी डेथ हो चुकी है। फिर आप उनके लीगल एड्स से मालूमात करते हैं, अब उनके लीगल एड्स भी नहीं है, क्या किया जाए भाई, प्रॉपर्टी तो हमारी टाइटल हमारे नाम पे नहीं है, या वो बैक ऑफ कर जाते हैं, बैक ऑफ कर जाते हैं कि भाई या कुछ ये करें, तो फिर आप कोर्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। कोर्ट में ऐसा है कि आप कोर्ट के पास जाएं, कोर्ट में जाके बताएं कि भाई ये प्रॉपर्टी पावर ऑफ अटॉर्नी ली थी, मगर पावर ऑफ अटॉर्नी से पहले एक बेसिक डॉक्यूमेंट्स है, वो है सेल एग्रीमेंट। सेल एग्रीमेंट होना ज़रूरी है, वरना पावर ऑफ अटॉर्नी की कोई वर्थ नहीं है। आप कहीं भी जाते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी एग्जिस्ट नहीं करती। मैं सेल डीड की बात करूंगी कि सेल डीड से भी लोग टैक्सेस से बचने के लिए, अगर हम इतनी प्रॉपर्टी जो है वो सेल अग्रीमेंट पे परचेज कर रहे हैं तो हमें इतने ज़्यादा टैक्सेस देने पड़ जाएंगे, तो उससे बचने के लिए लोग गिफ्ट डीड पे जाते हैं। एग्जैक्टली तो उसमें भी नुकसान उठाते हैं। देखिए गिफ्ट डीड उसके 3 एसेंशियल्स हैं, ऑफर, एक्सेप्टेंस, डिलीवरी बाय पोजीशंस। ऑफर दी, एक्सेप्ट हो गई, डिलीवरी बाय पोजीशन दे दी। अब जिसने गिफ्ट किया है वही रिवोक करा सकता है, जिसने गिफ्ट की है वही रिवोक करा सकता है। और ये एक और मिसकंसेप्शन है कि जो गिफ्ट है वो इररिवोकेबल है, करवा सकते हैं। इंटेंशन क्रिएट होती है, अगर उसके अंदर इंटेंशन है कि भाई ये मैंने गिफ्ट कर दी थी या कोई बात थी, तो प्रॉपर तो जैसे फोरम तो हमारा कोर्ट है, हम कोर्ट में जाते हैं, उस गिफ्ट डीड को चैलेंज कर देते हैं कि भाई उसकी इंटेंशन अच्छी नहीं थी, या उसने कोई लोन देना था, किसी के पैसे देने थे, उसने बचने के लिए उसको गिफ्ट कर दी, तो वो इंटेंशन क्रिएट हो गई। हम कोर्ट के पास जाते हैं, बताते हैं कि भाई इन्होंने मेरा लोन पे ऑफ करना था, या ये मामला था, या ये चीज़ें ऐसी थी, तो कोर्ट उसको देखती है, उसकी बारीकी देखती है, उसके ऊपर अपना जजमेंट देखती है। सही, यानी कि आप अपने अगर आपने लोन के किसी ने अपनी इंटेंशनली तौर पे जो है किसी के नाम गिफ्ट डीड की और आपकी उसकी एक्सेप्टेंस नहीं है, तो आप जो है वो कोर्ट में जाके उस चीज़ को चैलेंज कर सकते हैं। गिफ्ट सबसे पहले चैलेंज होती है।
अच्छा, गिफ्ट सबसे पहले चैलेंज हो जाती है। अगर उसकी रेगुलेटरी सामने आ जाती है, इंटेंशन क्रिएट अगर आप कर सकते हैं तो गिफ्ट चैलेंज हो सकता है। अच्छा, तो फिर अगर हम फैमिलीज़ में देखें जाए तो प्रॉपर्टीज़ के डिस्प्यूट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं इसी तरीके से, जैसे कि अगर 2 भाई हैं या 2 भाई बहन हैं आपस में, अगर आपने किसी एक को प्रॉपर्टी नहीं दी तो आपने होगा कि भाई आपने छोटे वाले के नाम गिफ्ट डीड बना दी और बड़े वाले को उसका हिस्सा नहीं दिया, तो क्या वो उसको भी चैलेंज कर सकते हैं? सौतेले भाई बहन आके जो है वो चैलेंज कर देते हैं इस चीज़ को कि हमें हमारा हिस्सा नहीं मिला। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझें कि शरीयत है, शरीयत के तहत सबका एक पार्टीशन, एग्जैक्टली, इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस के तहत एक सबका हिस्सा एक तय कर बेटियों दिया का गया। भी, बेटों का भी। बेटियों का अपना राइट है, बेटियों को लाजमी हिस्सा। बहुत से लोगों को मैं आज इस प्रोग्राम की वसासत से कहता हूँ कि लोग शादियां कर देते हैं, उनका हिस्सा नहीं देते हैं। बिल्कुल। उनका इस पे हिस्सा भी हमने पहले है, प्रोग्राम किया शरीयत था, पहले है, exactly। शादी बाद में है। शादी आप करें वो आपका फंडामेंटल राइट है, आपकी जिम्मेदारी, आपके वालिद के बाद आपकी जिम्मेदारी कि आप उसकी शादी के ऊपर जो भी खर्चे या अखराजात हैं वो आप करें, उसका राइट है। उसके प्रॉपर्टी में शेयर है वो आप दें। ओवैस, ऑन अ लाइटर नोट, मैं नाम नहीं लूँगी, एक काफ़ी पॉपुलर वकील है, वो मुझे ब्रेक में कहते हैं आप उकसा रही हैं औरतों को। मैंने कहा सर आप क्या बात करते हैं, ये तो औरतों का एक फंडामेंटल राइट है, इस्लाम ने दिया है उनको। तो वो कह रहे थे नहीं इस तरह औरतों को उकसाने वाली बात होगी। मैंने कहा कुरान पाक में क्लियरली अल्लाह ने कहा है कि ये मेरे बनाए हुए उसूल हैं। देखिए, शरीयत बता रही है, शरीयत को तो मैं चैलेंज नहीं कर सकता। शरीयत में अगर किसी के बारे में किसी की शेयर्स को डिफाइन किया गया है, उनके हकूक बताए गए, तो मैं उसको चैलेंज करने वाला कौन हूँ? एग्जैक्टली। अगर मेरे पास जिम्मेदारी है तो अल्लाह की पकड़ में तो मैं ही आऊँगा कि मैं अपनी जिम्मेदारी अल्लाह की बनाई हुई हदें हैं और वो हमने क्रॉस वैसे नहीं करना चाहिए। तो अगर किसी को किसी का राइट नहीं मिलता तो सूट फॉर पार्टीशन में चले जाएं, उस केस पे जाके बताएं कोर्ट में कि भाई ये मेरे वालिद के नाम पे प्रॉपर्टी थी, इस पे मुझे मेरा राइट नहीं मिला, तो कोर्ट उसको डिटरमाइन करके एक बुलाएगी सबको, उसके बाद कहेगी भाई इनका शेयर इनके हवाले करो। सौतेले बच्चों की आपने बात की, ये भी लोग बहुत ही एक जुल्म कर रहे हैं। वो अगर एक ही वालिद है उनका, ऑब्वियसली हर बच्चे का चाहे वो जिस भी माँ से हो, सबका इनहेरिटेंस में राइट बनता है। तो ये तो कोई सवाल ही नहीं बनता कि सौतेले बच्चे का हिस्सा नहीं है या क्या है। जाता है ना कि छुपके की हुई थी, हमें पता नहीं था, हाँ, तो अब आपने आके लगी हूं कि ये जो लोग, ये जो इस किस्म की बात जो लोग करते हैं, ये तो इसमें भी जरा लोग क्विकली बता दें। मैं फिर वही बात करूंगा कि शरीयत पे हम लोग कोई लूपहोल्स नहीं निकाल सकते। अगर मेरी ज़ाती अना है भाई, बिल फॉर एग्जांपल अगर किसी के वालिद ने सेकंड मैरिज की हुई है तो उस सेकंड मैरिज से उसकी जो औलाद हुई है तो उनका तो कोई कसूर नहीं है इसके अंदर। शरीयत तो उनको इजाज़त दी है, उनका शेयर बनता है, जो उनका शेयर है वो आप देखें। लोग अपना दिल बड़ा करें, लोग बताएं कि भाई मेरे वालिद ने अगर शादी कर ली है, ठीक है, वो भी उसी के औलाद है, तो अगर एक प्लेट में 4 बंदे बैठ के खा लेंगे, आप भी आ जाइए, तो बरकत ही होगी अल्लाह की तरफ से। ये मेंटालिटी हमारे यहाँ नहीं है, हम उसको कहते हैं ना कि नहीं जी गलत है, यही एग्जैक्टली बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया अवैस, आपने आज हमसे डिटेल में गुफ्तगू की, प्रॉपर्टी के ऊपर भी हमने बात की और कुछ थोड़ी बहुत हमने जो टेनेंट्स है उसके हवाले से भी गुफ्तगू की और जनरल भी हमने प्रॉपर्टी के ऊपर बात की कि प्रॉपर्टी अगर हम इनहेरिटेंस की बात करते हैं, चाहे मुख्तलिफ माओ से हों और एक ही वालिद हैं, तो उन सबका उतना ही शेयर बनता है जितना इस्लाम ने या इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस ने बेटियों का हिस्सा रखा है, उनको उतना ही मिलेगा, जितना बेटों का रखा है उनको उतना ही मिलेगा। हमें किसी से हमारा हक किसी और का हक छीनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम अल्लाह को जवाब देंगे। बिल्कुल, और हम अल्लाह को जवाब दें। दूसरी बात ये मैं दोबारा से एक बार रिपीट करना चाहूँगी कि जब भी आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो काइंडली सिर्फ किसी के कंसल्टेंट के ऊपर रिलाय ना कीजिए, आप खुद भी जाइए, अपना क्रॉस चेक कीजिए, आप जाके डॉक्यूमेंटेशन की जो जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है उसकी वेरिफिकेशन करवाइए, आप जाके KDA में बोलिए, कंसर्न अथॉरिटीज में चेक करें, सर्ट सर्टिफिकेट निकलवाएं, सर्ट सर्टिफिकेट्स के अंदर चेक करवाएं, उसको क्रॉस चेक करवाएं कि सर्ट सर्टिफिकेट यहाँ से निकला है, इसको मैं वेरीफाई करता हूँ कि ये सर्टिफिकेट यहीं से निकला है या नहीं। और ये जो मैपिंग वाली बात आपने की, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है और बहुत सारे जो लोग IT से रिलेटेड है वो ये पॉइंट ज़रूर करते हैं। और जी, तो ये मैपिंग वाली जो मैंने एक पॉइंट उठाया वेस का, इसमें मुझे इसलिए बहुत अच्छा लगा क्योंकि बहुत कम लोग करते हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़, गॉड ब्लेस यू ऑल।